ओके, तो देखो आज मेनली जो बात करना है वो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। मार्केट में हम लोग कंपटीशंस में आ गए, अलग अलग कंपटीशंस के बारे में हम लोग बात किए। जैसे कि आप लोग जानते हो लास्ट वीक में हम लोग थ्योरी ऑफ मार्केट का जो भी था वो किए, फिर रेवेन्यू पढ़े, फिर हम लोग मोनोपॉलीज के बारे में भी जाने। तो आज मेनली मुझे जो डिस्कस करना है दैट इज परफेक्ट कंपटीशंस। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशंस के बारे में मुझे डिस्कस करना है। तो परफेक्ट कंपटीशंस है आपका मार्केट का, उसमें हम लोग ऑलरेडी प्राइस डिटर्मिनेशंस भी कर लिए थे कि जैसे मार्केट में मैगी का दाम 12 रुपया क्यों होता है, कोई सब्जी मार्केट में है जैसे ऑनियंस के ऊपर आई थिंक आप लोग को एग्जांपल्स दिया गया था कि भाई प्याज का दाम मार्केट में 80 रुपीज किलो चल रहा है रिसेंटली, तो 80 क्यों है, और नॉर्मल टाइम पे उसका दाम 40-50s में चलता है तो 40-50s का दाम क्यों है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि फार्म जो होता है ना वो प्राइस टेकर होता है, मतलब फार्म मतलब जो बिजनेसमैन है उनको वही दाम लेना पड़ता है जो इंडस्ट्री तय करते हैं। इंडस्ट्री मतलब जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल मार्केट। कि चलो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को कुछ पॉइंट्स में मैं आपको रिकॉल कराऊंगा और फिर कुछ पॉइंट्स में मैं आपको क्या करूंगा, कुछ न्यू पॉइंट्स है परफेक्ट कॉम्पिटिशंस पे, कुछ इक्विलिब्रियम का पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशंस में कुछ सप्लाई का पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके सर, आप इतना सम बोल रहे हैं तो फिर करना पड़ेगा, कोई बात नहीं सर, कर लो। ओके, चलो स्क्रीन शेयर है कि नहीं एक बार बता देना। स्क्रीन शेयर है ना? हुआ है सबको स्क्रीन शेयर? ठीक है सर, थैंक यू। तो देखो परफेक्ट कंपटीशन क्या है ये ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट वीक के क्लास में बता दिया था। तो आज क्या करना है ना, एक बार मैं बता दूं परफेक्ट कंपटीशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट्स अ मार्केट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। इसमें होमोजेनस प्रोडक्ट होता है, मतलब एक ही तरह का प्रोडक्ट होता है। एक ही तरह का मतलब आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स कि अगर सब्जी मार्केट है तो सब्जी होगा, अगर आपका क्या बोलते हैं उसको, अगर फिश मार्केट है तो फिश होगा। फिश में अगर कोई बोलेगा सर रोहू फिश अलग होता है, हिल्सा फिश अलग होता है, सर वो अलग बात, ठीक है। लेकिन वेजिटेबल्स में कोई बोलेगा सर पॉटल अलग अलग होता है, मतलब परवल अलग होता है, आलू अलग होता है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट इन कॉम्पैक्ट सेंस दिस इज द वेजिटेबल्स। तो बेसिकली पॉइंट ये कि वेजिटेबल्स मार्केट मतलब वेजिटेबल्स मार्केट, प्रोडक्ट जो होता है ना कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो होमोजेनस होगा, ठीक है, हेट्रोजेनस नहीं होता है नॉर्मली। फ्री एंट्री और एग्जिट होता है, मतलब आप चाहो तो आप भी कोई भी मार्केट में जाके दुकान लगा सकते हो, ठीक है। एक इमेज आपके साथ में शेयर करता हूँ, आप समझ जाओगे। दिस इज ए कंप्लीट आपका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये। ऐसे ये बंदा क्या सेल कर रहा है सर, इसको क्या बोलते हैं सर, वाटरमेलन बोलते हैं ना सर, ठीक है। तो वाटरमेलन कितने का दाम बता रहा है सर, 500 कुछ समथिंग, हाफ का दाम है 250, 50 पर पाई ऐसा कुछ लिखा है। ओके, फॉरेन में है, यहाँ पर नहीं है, देख के लग रहा है कोई फॉरेन कंट्रीज है यहाँ पर। ये रहा आपका वेजिटेबल्स, अलग अलग वेजिटेबल्स, ये रहा फ्रूट्स का मार्केट, ठीक है। तो सर ये सब क्यों दिखा रहे हो, बेसिकली सर आपको मैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का आइडिया शो कर रहा हूँ कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होता है ना वैसा ही होता है, ठीक है। तो आपको आज जो जानने को मिलेगा ना कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको ऑलरेडी पता है कि दाम जो रेडी किया जाता है वो कैसे रेडी किया जाता है। जैसे ये जो एरिया था आपको याद होगा कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू डिमांड कर्व। अगर किसी ने ये क्लास बाय चांस मिस किए हो तो प्लीज ये कर लेना, जिसमें मैंने ये वाला ग्राफ जो है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशंस में क्या होता है कि जो उसका प्राइस होता है वही उसका एवरेज रेवेन्यू होता है, वही उसका मार्जिनल रेवेन्यू होता है, वही उसका डिमांड कर्व भी होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कशंस किया था उस क्लास में। तो इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तो बड़ा इजी देखने में लगता है, बट सर रीजन क्यों है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोगों ने ये बात भी कर लिया था कि उसके बाद हम लोगों ने ये जो प्राइस डिटर्मिनेशन, आई होप अभी आपको याद होगा कि अगर बाय चांस किसी ने ना मिस कर दिया तो जैसे कि देखो ये वाला टेबल आपको याद होगा कि प्राइस इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट था कि अल्टीमेटली आपका जो प्राइस डिटर्मिनेशन हुआ था, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट परफेक्ट कॉम्पिटिशंस में
इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म इज प्राइस टेकर, याद है ना सर? इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म इज प्राइस टेकर, ठीक है। तो जो इंडस्ट्री है वो प्राइस जो तय किया जाता है वही उसको लेना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको जो वेजिटेबल मार्केट का इमेज दिखा रहा हूँ, ये वेजिटेबल मार्केट में ये जो दाम आपको दिख रहा है, ठीक है, जैसे कि बीट रूट का दाम दिख रहा होगा आपको, कैप्सिकम का दाम दिख रहा है, यहाँ पर आपका लेमन है, ठीक है। तो जो भी दाम आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ये दाम ये खुद तय नहीं कर सकता, इसके जैसा और भी मार्केट में लोग हैं। आप समझ पा रहे हो ना पॉइंट? इनके जैसा और भी मार्केट में लोग हैं, तो सबके सब अपना प्रोडक्ट का दाम खुद से नहीं तय कर सकता, इनको एज पर मार्केट। अगर किसी का मन हुआ तो वो बोलेगा नहीं नहीं मेरा कैप्सिकम तो स्पेस से आ रहा है। सर आपको पता है कि स्पेस में एग्रीकल्चर हो रहा है? आज का लेटेस्ट न्यूज है, नासा ने स्पेस में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बनाया है सर, मतलब एग्रीकल्चर कर लिया है। ये खबर है किसी के पास? आई एम नॉट जोकिंग सर, नासा ने स्पेस में एग्रीकल्चर किया है, ठीक है। तो एक स्पेशल वे ऑफ कॉन्सेप्ट में स्पेस में जहां पर कुछ नहीं मिलता, आज तक लाइफ नहीं मिला, वहां पर वो एग्रीकल्चर किया है। तो जो भी हो, ये मानो कि ये बोल रहे कि मेरा ये प्रोडक्ट स्पेस से आया है, फर्क नहीं पड़ता, स्पेस से आए कहीं से आए, अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट का दाम वही होगा जो मार्केट तय करेगा। दैट्स व्हाई आप अपने हिसाब से कोई 1-2 रुपीज का डिफरेंस इज नॉट द डिफरेंस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1-2 रुपीज का डिफरेंस इज नॉट द डिफरेंस। डिफरेंस इज, सपोज ये बोल रहे कि मेरा ये एप्पल 500 रुपीज किलो है और यहाँ पर मार्केट में किसी और का एप्पल जो है, सपोज यहाँ पर जो एप्पल मिल रहा है, ये एप्पल मार्केट में ये 200 रुपीज किलो बोल रहा है, इतना डिफरेंस नहीं हो सकता सेम प्रोडक्ट में, ठीक है। तो वही बात कर रहा हूं मैं। तो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, जिसमें आपको एक चीज तो समझना पड़ेगा कि ये परफेक्ट कॉम्पिटिशंस में इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फार्म इज द प्राइस टेकर। इसको तो गांड बांध लो सर, ये जो पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ इसको तो गांड बांध लो। गांड बांधना समझते हो ना, मतलब एकदम दिमाग में रख लो और कुछ नहीं। गांड बांधना मतलब वही होता है कि जिसके ऊपर हम लोग एक पर्टिकुलरली दिमाग में छाप लेते हैं, मतलब यू जस्ट हैव टू प्रिंट दिस इन योर माइंड। तो ये एरिया आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, प्राइस मेकर क्यों है। फिर हम लोगों ने ये वाला एरिया भी पढ़ लिया था, याद है आपको, प्राइस टेकर कैसे बन रहा है। फिर उसमें हम लोगों ने ये ग्राफ दिस एज वेल एज दिस ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो सर ये कहानी जो पुराना क्लास का मैं आपको इतना देर से बता रहा था, ये कहानी आज कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई मैंने आपको थोड़ा रिकॉल कराया कि सर ये सब हम लोगों ने किया, जहां पर हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पॉइंट लिया था कि इंडस्ट्री जब प्राइस टेकर, ठीक है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर, सॉरी, इंडस्ट्री एक प्राइस मेकर है, मार्कर हो गया यहाँ पर प्राइस मेकर, ठीक है। तो इंडस्ट्री प्राइस तय कर रहा है और फार्म जो है प्राइस ले रहा है, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये कॉमन मार्केट का जो डिमांड सप्लाई के कारण ये जो हो रहा है, तो यहाँ पर इतना सारा दाम था, कोई भी दुकानदार क्या चाहेगा भाई, ज्यादा दाम में सेल करे। एक सप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वो 5 रुपीज में सेल करे, वो 4 रुपीज में सेल करे। और एक कंज्यूमर का क्या दिमाग में चलता है, कस्टमर का, कि वो कितना सस्ता में ले सके, 1 रुपीज में, 2 रुपीज में। उनको तो फ्री में दे दे तो भी अच्छा है ना, फ्री में दे दो तो लाइन लगा के फ्री में ले लेगा, अगर बात इंडिया का है तो, ठीक है। अपनी कंट्री में तो जहां भी फ्री में कुछ मिलता है, चाहे जहर ही दे दो, गारंटी है सर लाइन लग जाएगा। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हेलो, अगर फ्री में कहीं पर बोला जा रहा है कि फ्री में जहर मिल रहा है, लोग लाइन लगाएगा, ये सर नो, प्लीज टेल मी। सर जहर इन द सेंस पॉइजन। विश्वजीत क्या लगता है? यस सर। यस सर, विश्वजीत को हाँ लगता है। मारेगा रे लोग, हम लोगों को पकड़ के मारेगा। ओके, तो एक कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो कस्टमर्स ऑलवेज चाहेगा कि वो कितना सस्ते में ले सके, और एक सप्लायर्स की नजर से सोचो तो सप्लायर्स ऑलवेज दिमाग में यही रखता है। तो देखो, सप्लायर्स के लिए डिमांड कब बनता है और सप्लायर्स के कारण सप्लाई कब बनता है, तो ये दोनों के बीच में लड़ाई चलता है। इट्स अ कोल्ड वॉर। और जो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई का वार के कारण अल्टीमेटली मार्केट में प्राइस तय होता है कि जैसे कि 3 रुपीज हमारे एग्जाम्पल्स में दिख रहा है। तो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो, चाहे मैगी का पैकेट ले लो, चाहे ऑनियन का प्राइस ले लो, एवरीथिंग इज डिटरमाइंड इन द मार्केट फोर्स। इसको क्या कहते हैं सर? इसको कहेंगे हम लोग मार्केट फोर्स, ठीक है। मार्केट फोर्स उसका दाम को तय करता है। दैट्स व्हाई इंडस्ट्री प्राइस मेकर बनता है, फार्म प्राइस टेकर बनता है। सर आगे बढ़ो ना, सब जानते हैं, आप बता दिया पहले ही। यस सर, चलो सर, आप लोग तो सब जानते हो, मैं आप लोगों को क्यों दिमाग खराब कर रहा हूँ। ओके, आई डोंट वांट टू डू दैट।
प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इक्विलिब्रियम ऑफ द फार्म आज का पॉइंट है, ठीक है, ये आज वाला पॉइंट है। जिन लोगों का जिनका मोनोपोली नहीं है, मैंने नहीं कराया, जैसे स्पेशली जिनका बीकॉम का एग्जाम्स वगैरह है, उनका नहीं है ये टॉप मोनोपोली नहीं है, तो इसलिए मैंने किसी क्लास में उनको नहीं बुलाया। तो बट जिन लोगों ने मोनोपोली का क्लास किया है, ठीक है, मोनोपोली का जिन्होंने क्लास किया है उनको पता है कि हम लोग मोनोपोली में इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशंस किया था, याद है ना? जो लोग मोनोपोली का क्लास किए, कि मोनोपोली में हम लोग, जैसे कि आई थिंक लास्ट क्लास में ही हुआ था, कल वाला आई थिंक, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने मोनोपोली में प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन किया था। जिनका नहीं था उनको मैंने नहीं शेयर किया, इसलिए मैं बोल दिया पहले ही, नहीं बोलेगा सर हम लोगों ने मोनोपोली का काम नहीं किया, एक्चुअली उनका नहीं है डिटेल्स में। थोड़ा बहुत बेसिक्स है जिनका, उनको मैं भेज दूंगा कि भाई यहाँ सिर्फ मोनोपोली में इतना भी याद करो, बाकी नेक्स्ट लेवल में आपको पता चलेगा। ओके, तो प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशंस इक्विलिब्रियम ऑफ द फार्म में अंडर परफेक्ट कंपटीशंस अ फार्म फेसेस हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। अंडर परफेक्ट कंपटीशंस इफ फार्म फेसेस, तो क्या डिटरमाइन कर रहे हैं अभी हम लोग? परफेक्ट कंपटीशंस पे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करने बैठ रहे हैं। मतलब परफेक्ट कंपटीटिव लाइक आप एक अपने आप को ना एक वेजिटेबल सेलर की तरह सोचो, ठीक है, जस्ट फील दैट यू आर अ वेजिटेबल सेलर, यू आर अ वेजिटेबल सेलर। तो अगर आप अपने आप को एक वेजिटेबल सेलर, या फिर आप अपने को फार्मर्स भी सोच सकते हो, फार्मर्स मार्केट, ठीक है, अपने आप को एक फार्मर्स मार्केट की तरह सोचो तो आपको बहुत सुविधा मिलेगा, ठीक है। तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऐसे ही होते हैं। तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म फेसेस हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व, perfectly elastic demand curve. Please wait. Since perfectly competitive firm sells additional units of output at the same price, marginal revenue curve coincide with average revenue curve. A marginal cost curve is U-shaped. Marginal cost curve U-shaped होते हैं. Now, in order to be in equilibrium, the firm will compare marginal cost with marginal revenue. Please wait. It will be in equilibrium at the level of output at which it earning maximum profits or incurring minimum losses. तो just feel like them, just feel कि ये जो फार्मर्स है, देखना प्लीज, ये जो फार्मर्स है जो यहाँ पर वाटरमेलन सेल कर रहा है, जो यहाँ पर फ्रूट सेल कर रहा है, समझ रहे हो ना सब, जो वाटरमेलन सेल कर रहा है, जो फ्रूट सेल कर रहा है, ये सारे के सारे जो बिजनेसमैन है, इनका प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन का सिचुएशन क्या हो सकता है और इनका लॉस का सिचुएशन क्या हो सकता है। मतलब एक वेजिटेबल सेलर्स, एक फार्मर्स, ये कब प्रॉफिट करेगा, कब लॉस करेगा और कब ये इक्विलिब्रियम पोजीशंस में रहेगा, यही तो आज की क्लास में आपको डिटरमाइन करना है और अलग अलग सिनेरियोस में डिटरमाइन करना है। तो पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है सर, आप किसी भी किसान को हेल्प कर सकते हो, सीरियसली। You can help any kind of vegetable businessman, you can help any kind of grocery businessman, you can help also farmers कि वो किस तरह का इकोनॉमिकल डिसीजंस लेने पे उनको सुविधा होगा, किस तरह का इकोनॉमिकल डिसीजंस लेने में उनको सुविधा होगा। हम आपको ये वाला, ये बिजनेस तो आपको बहुत जगह में दिखता है, ग्रोसरी स्टोर्स, ठीक है, ग्रोसरी। आजकल अमेज़न का भी टीवी में बड़ा ऐड आ रहा है, अपनी अमेज़न, ठीक है, अपना अमेज़न का ग्रोसरीज, अमेज़न भी ग्रोसरीज बेच रहा है। ये रहा, अच्छा ये तो एकदम बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स आ गया। लोकल ग्रोसरीज, मैं लोकल ग्रोसरीज ढूंढ रहा हूँ, हाँ ये भी ले सकते हो, ये भी परफेक्ट कॉम्पिटिशंस में ही आता है, ठीक है, ये भी ये भी परफेक्ट कॉम्पिटिशंस में है। लोकल ग्रोसरी कैसे देखने में होगा? लोकल ग्रोसरी इस तरह का देखने में होता है ना सर, अपने इंडिया वाला एकदम ऐसा, दिस इज ए लोकल ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। तो ये जो लोकल ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं, इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई ये किस तरह का सिचुएशंस में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं और कैसे सिचुएशंस में ये लॉस को मिनिमाइज करते हैं। तो चलो एक बार फटाफट कंफर्म कर लेते हैं, ध्यान से सुनो। इट कैन अटेन इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो एक वेजिटेबल सेलर, एक ग्रोसरी सेलर्स किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होते हैं? तो मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अगर इक्विलिब्रियम होना है तो मार्जिनल कॉस्ट को मार्जिनल रेवेन्यू के साथ इक्वल होना पड़ेगा। अपने पड़ोस वाला जो ग्रोसरी दुकान है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, बंगाली में हम लोग बोलते हैं मुदी खाना, ठीक है, या फिर बोलते हैं क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं किराने की दुकान, है ना, और बंगाली में हम लोग बोलते हैं इसको मुदी खाना मनोहारी, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं बंगाली में? मुदी खाना ही तो बोलते हैं, हाँ ठीक है। तो অরিজিৎ আর কিছু বলিস নাকি মুদিখানা ছাড়া অন্য কোনো নামে, গ্রসারি ছাড়া? অরিজিৎ को मुदीखाना बोलिस, ओके वेरी गुड। तो
हिंदी में बोलते हैं किराने की दुकान। तो ये जो किराना का दुकान है, इनका इक्विलिब्रियम पोजीशन तब होगा जब इनका मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू होगा। ठीक है, तो इसने जितना भी मार्जिनल लेवल में कॉस्ट इनकर किया है और इसका जो रेवेन्यू आ रहा है, जैसे ये पैरासूट उत्तम का जो नारियल तेल का सीसी दिख रहा है यहाँ पर, ये वेस्लिन, अभी ठंडा का मौसम चल रहा है, ये बहुत से लोग आना भी घर घर में दिखता है। या फिर ये परम्परा, ये क्या है सर? ये मसाला लग रहा है मुझे। ये पॉन्ड्स क्रीम है सर। ये यहाँ पर आपको कुछ साबुन दिख रहा है सर। क्या ये सब क्यों दिखा रहे हैं? ये चाय पत्ती है सर, दिस इज टी। हाँ, मुझे तो पूरा आइडेंटिफाई हो रहा है, आप लोगों को आइडेंटिफाई हो रहा है? ठीक है, ये इंडियन मार्केट है सर, इसलिए मुझे पूरा आइडेंटिफाई हो रहा है। इंडिया के किसी भी कोने में जाओ, हाँ, आप राजस्थान विजिट करो, आप साउथ इंडिया में कर्नाटका विजिट करो, आप कहीं भी जाओ आपको ये सब दिख जाएगा। ठीक है, दिस इज इंडिया। लेकिन यहाँ पर देखो फॉरेन मार्केट आ गए, ये बाप रे, ये फॉरेन का दुकान तो गजब ही देखने में है। फॉरेन का स्पेशली यूरोपियन नेशंस में, या फिर अगर आप मिडिल ईस्ट में भी जाओ तो उनका दुकान वगैरह थोड़ा अलग देखने में होता है, होल फूड मार्केट से गजब का। नहीं सर, अपना इंडिया अलग है। ओके, तो ये देखो दूध, सबसे पहले तो सामने दूध दिख जाएगा आपको। ये अमूल का पैकेट है, नहीं क्या है पता नहीं। ये ऑनियन दिख रहा होगा आपको। सर छोड़ो ना। ओके सर, जस्ट अ मिनट, कहाँ गए हमारा ये। सर ये सब दिखाने के पीछे कुछ तो रीजन है, ताकि आपके दिमाग में कुछ तो छप जाए कि ये मार्जिनल कॉस्ट, ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट्स है। अगर मैं आपको सिर्फ रीड करके और ग्राफ को ड्रॉ करके निकल जाऊं ना, आपके दिमाग में नहीं आएगा। दैट्स वाई मैं आपको बार बार मार्केट दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर सबको इतना आसान होता ना बिजनेस संभालना, तो आज इंडिया भी इकोनॉमिकली मतलब घर घर बहुत डेवलप हो जाता। बिकॉज ये बेसिक कुछ पॉइंट समझते नहीं है ना। Marginal cost should be equal to marginal revenue, that is MC equals to MR. Its MC curve must cut its MR curve from below. ये तो आप लोग जानते ही हो कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करता है। अरे सर याद है वो क्या बोलते हैं उसको, बाहुबली और कटप्पा, है ना? तो ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है और ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है ना? तो हम लोग ये चीज प्रोडक्शंस पे एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट में भी पढ़ चुके हैं। तो it must MC curve must cut its MR curve from below, that is its MC curve must be rising at the point of equilibrium. सारा का सारा पॉइंट आपको अभी क्लियर होगा। One additional condition also must be satisfied, that in case of loss price greater than equals to average variable cost. मतलब बेसिकली प्राइस कम हो जाता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से जब लॉस होता है। प्राइस ग्रेटर देन नहीं, लेस देन होता है। प्राइस लेस देन इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये थोड़ा सा मिस्टेक्स है यहाँ पर। प्राइस लेस देन इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अगर किताब में जो भी है आपके पास यही वाला मेथड है, चेंज कर लेना है इसको। तो एवरेज प्राइस लेस देन इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा तो वो लॉस हो जाता है। इसके लिए जस्ट अ मिनट देखो, अभी पूरा का पूरा ग्राफ मैं आपके सामने दिखाऊंगा, तो वो पूरा ग्राफ आप देखो और फिर आप देखना कि क्या हो रहा है। कहानी अभी शुरू हुआ है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। If marginal revenue is greater than marginal cost, there is always an incentive for the firm. Please point to be noted. अगर marginal revenue फार्म का, रेवेन्यू तो आप लोग जानते हो, फार्म जो अर्न करते हैं, ये जो ग्रोसरी स्टोर का मैं दिखा रहा था या फिर वेजिटेबल्स दिखा रहा था, कि मार्जिनल रेवेन्यू अगर मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है तो देयर इज ऑलवेज एन इंसेंटिव फॉर द फार्म। इंसेंटिव मतलब क्या? एक्स्ट्रा मिल रहा है टू एक्सपैंड इट्स प्रोडक्शंस, तो वो अपना बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। आप समझ रहे हो ना पॉइंट्स को? हाँ स्निग्धा बोझा जाच्छे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा छोटा जो ग्रोसरी स्टोर है या फिर वेजिटेबल शॉप है, ठीक है, चाहे फॉरेन का ले लो या इंडिया वाला ले लो, जहां का भी आप ले लो, पैटर्न अब देखने में कैसे भी हो एज पर द कंट्री। ठीक है, आपको मैं अफ्रीकन ग्रोसरी स्टोर दिखाऊंगा, आपको तो और कैसा लगेगा। ठीक है, देखोगे अफ्रीकन ग्रोसरी स्टोर, और गजब का है सर अफ्रीकन ग्रोसरी स्टोर। देखा कि इमेज बहुत, अरे बाबा अफ्रीकन ग्रोसरी स्टोर तो और अच्छा दिख रहा है। ये देखो, ये अफ्रीकन ग्रोसरी स्टोर है। हाँ, ये भी देखने में इंडिया जैसा ही लग रहा है। वहां पर भी सनलाइट बिकता है सर, देख रहे हो? ठीक है, इंडिया वाला सनलाइट ही है। एकदम देखो, ये अफ्रीकन बिजनेस है। तो दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, ठीक है, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, आपको ऐसा बिजनेस दिख जाएगा। तो उसके लिए एक पॉइंट है, इफ मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, there is always an incentive for the firm to expand its productions। वो और कुछ नया चीज दुकान में रख सकते हैं, प्रोडक्शंस कर सकते हैं further and gain by sale of additional units। कॉमन सेंस है, मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट होना चाहिए। इफ एमआर इज लेस देन एमसी, अगर मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो अगर मार्जिनल कॉस्ट से कम है, लेस देन है, अगर ये लेस देन है, तो फिर
द फार्म विल हैव रिड्यूस आउटपुट, तो बिजनेस को कम आउटपुट बनाना पड़ेगा, नया चीज कम खरीदना पड़ेगा, नहीं तो उसका दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज उसको एडिशनल यूनिट्स ऐड करने को नहीं मिलेगा एंड एड्स मोर कॉस्ट टू द रेवेन्यू, और उसका रेवेन्यू में ज्यादा कॉस्ट ऐड हो जाएगा, मतलब खर्चा बढ़ जाएगा। एक मूवी देखिए सर, आमदनी 98 खर्चा रुपया, ये एक हिंदी मूवी है बॉलीवुड का, ठीक है, आमदनी 98 खर्चा रुपया, ठीक है। आई थिंक तब्बू है मूवी में, फेमस हीरोइन तब्बू, और कौन है याद नहीं आ रहा है, बट दिस इज वेरी गुड मूवी। उसमें भी ये खर्चे के ऊपर डिपेंड करके दिखाया था। जॉनी लीवर, जॉनी लीवर था, वेरी गुड, जॉनी लीवर। हाँ, तो आमदनी 98 खर्चा रुपया में यही दिखा रहा था कि इसका क्या हो जाएगा, खर्चा ज्यादा हो जाएगा बिजनेस में, मतलब बिजनेस का कॉस्ट ज्यादा रेवेन्यू कम, तो बिजनेस को क्या करना होगा ना, एडिशनल यूनिट्स एड्स मोर टू कॉस्ट देन टू रेवेन्यू, एंड उसका दिक्कत हो जाएगा। बट अगर प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम ओनली एट द पॉइंट व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है। अब ये पूरा का पूरा पॉइंट ग्राफ से देखेंगे जी, जो भी इतना देर से मैं आपके सामने रीड कर रहा था, अब उसको मैं आपको ग्राफ के थ्रू से ही आप देख लो, ठीक है, यहीं पर ग्राफ है आपका। तो बेसिकली देखो, मैं ग्राफ के ऊपर ही ड्रॉ कर रहा हूँ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि ये है आपका एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है, और ये रहा आपका डिमांड कर्व जो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड ये रहा आपका सप्लाई कर्व जो अपवर्ड स्लोपिंग होते हैं, ऐसे होता है सप्लाई कर्व, आप लोग जानते हो, जिसका सप्लाई कर्व ऐसे होते हैं, ये भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट में चलता है, लेफ्ट टू राइट, दोनों ही, ये भी लेफ्ट से राइट में आया, बट ये डाउनवर्ड है, और ये आपका लेफ्ट से राइट में ही गया, ठीक है, बट ये अपवर्ड है, ठीक है। तो ये बेसिक कैरेक्टर है डाउनवर्ड स्लोप और अपवर्ड स्लोप का, सप्लाई एंड डिमांड का, ठीक। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पॉइंट इक्विलिब्रियम हो रहा है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी चीज हो, ठीक है, चाहे आपका ऑनियन का प्राइस ही हो, तो सपोज ऑनियन प्राइस मार्केट में 80 रुपीज चल रहा है, इस 80 के प्राइस में ये इक्विलिब्रियम में पहुंच रहे हैं, तो जो मार्केट में 80 रुपीज में अपना ऑनियन को सेल करेगा वो इक्विलिब्रियम में रहेगा और अपने बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉफिट करेगा, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट करेगा इन परफेक्ट कंपटीशन। अब इसके ऊपर डिपेंड करके आप जानते हो कि इसका जो प्राइस है वही इसका एवरेज रेवेन्यू है, वही इसका मार्जिनल रेवेन्यू है, वही इसका डिमांड कर्व है, ये तो जानते हो सर। प्लीज मुझे ये चीज बताना कि ये जो लाइन मैंने इधर यहाँ पर दिखा रहा है, ये जो सामने की तरफ खींचा जा रहा है, ये वाला लाइन, मतलब यही प्राइस लाइन इधर सेम और एक तो ग्राफ को बना के, ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करके इधर एक्सटेंड किया गया, बिकॉज प्राइस लाइन एंड डिमांड लाइन इज सेम। हेलो सर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे थोड़ा हेल्प करना कि मैं जो ये बता रहा हूं कि आपका ये जो प्राइस लाइन है और ये जो आपका डिमांड लाइन है या एवरेज रेवेन्यू लाइन है या मार्जिनल रेवेन्यू लाइन है, ये सेम है एज पर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव रूल। ये पॉइंट क्लियर है सबको? हेलो, ओके सर। तो ये एज पर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव रूल, द प्राइस ऑफ द प्राइस एंड द डिमांड कर्व एंड द एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व सब इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इजीली एक चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये इसका प्राइस है और यही इसका एवरेज रेवेन्यू है। अब क्या करना है, इधर एक्सटेंड कर दिया इधर। अब जैसे कि इधर एक्सटेंड कर दिए, क्यों एक्सटेंड किए, बिकॉज इधर हम लोगों को अलग से मार्जिनल कॉस्ट को, ये मार्जिनल कॉस्ट ऊपर से नहीं कट कर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट एक्चुअली ये दिखाने के लिए है कि देखो पहले कॉस्ट किसी भी बिजनेस का ज्यादा होता है, फिर वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, फिर वो इधर कट कर रहा है। दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट का, मार्जिनल रेवेन्यू का, आपको ये मार्जिनल रेवेन्यू है, जब आप कॉस्ट के साथ कंपेयर करोगे तब आपको रेवेन्यू समझना होगा। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट का मार्जिनल रेवेन्यू को कट करता है वो आपका इक्विलिब्रियम सिचुएशंस है, MC इक्वल्स टू MR। दिस इज द सिनेरियो, ये परफेक्ट कंपटीशंस का सिनेरियो। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे फार्म प्रॉफिट करते हैं मैक्सिमम, मतलब आपका कॉस्ट और आपका रेवेन्यू इक्वल होगा या फिर मोर देन दैट होगा, तभी जाके आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो। कंसीडर फिगर गिवन अबव इन व्हिच DD एंड SS आर द इंडस्ट्री डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व which equilibrate at E to set the market price at OP। ये देखो मार्केट प्राइस आपने OP सेट किया। The firm or perfectly competitive industry adapt OP price। ये ऑटोमेटिकली प्राइस टेकर है ना, तो इसको OP प्राइस ही लेना पड़ेगा। P lines as demand curve which is perfectly elastic at P, जो आप लोग जानते हो, as all the units are prices to all the same level। MR is horizontal line equal to average revenue line। Note that MC curve cuts the MR curve two places। एक यहाँ पर देखो MC curve एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहां कट किया, इसलिए बोल रहा है प्लेस T, एक प्लेस T है एंड E रेस्पेक्टिवली, बट T कैन नॉट बी द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।
ये टी जो एरिया है ये इक्विलिब्रियम पोजीशंस नहीं हो सकता. द फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम एट ई सिंस ई एमसी कर्व इज कटिंग द एमआर कर्व फ्रॉम बिलो. जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा दूं कि कोई बोलेगा सर यहां पर भी तो एमसी कर्व कट कर रहा है, लेकिन सर दिस कांट बी द इक्विलिब्रियम पोजीशंस बिकॉज एमसी कर्व ऑलवेज एमआर को नीचे से ही कट करता है. और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे एमसी कर्व एमआर कर्व को कट करेगा नीचे से, ठीक है, एट द राइजिंग पोजीशन, मतलब कॉस्ट जब राइज कर रहा है, कॉस्ट जब नीचे की तरफ आता है वो कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता बिजनेस में. कॉस्ट जब धीरे धीरे बढ़ता है और फिर जिस पॉइंट में वो रेवेन्यू को कट करता है वही बिजनेस का इक्विलिब्रियम माना जाता है इन एनी काइंड ऑफ मार्केट. चाहे वो मोनोपोली मार्केट हो, चाहे वो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट हो, चाहे वो ऑलिगोपोली मार्केट हो, चाहे वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो, एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट में सेम कॉन्सेप्ट लगता है. अब कोई बोलेगा सर ये फिर दिखाने का जरूरत क्यों था? सर ऐसा होता है मार्केट में कि पहले आपका कॉस्ट ज्यादा था, फिर आपने कोशिश किया. ये बिजनेस साइकिल में होता है कि कोई भी बिजनेस, पहले बिजनेस में कॉस्ट ज्यादा दिखता है रेवेन्यू से, फिर धीरे धीरे कॉस्ट कम होता है. लेकिन उसके बाद ये एक लॉन्ग रन में, मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि पहले बिजनेस में खर्चा मेरा ज्यादा हो रहा था, रेवेन्यू मेरा कम आ रहा था, फिर धीरे धीरे मेरा कॉस्ट कम हुआ, बट अल्टीमेटली एक सर्टेन लेवल के बाद मेरा कॉस्ट फिर से बढ़ने लगा. जैसे एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस में आप जस्ट इमेजिन करो, प्लीज आप लोग समझ पा रहे हो ना, ये दुकान लगा रहे हो आप, चाहे अफ्रीका में लगाओ या इंडिया में लगाओ, जैसे ही आप इस दुकान को बनाओगे तो दुकान को बनाने के टाइम पे आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा. जब आपने खर्चा किया तब आपका कुछ रेवेन्यू आया. प्लीज टेल मी, ऐसा एक दुकान बनाने में आपको कितना खर्चा हो सकता है? सर मिनिमम आप 50,000 डालो दुकान में, 50,000, चाहे अफ्रीका में बना लो, ठीक है. आप कोई बोलेगा नहीं सर मुझे मॉल जैसा बनाना है, तो फिर ऑब्वियसली ज्यादा कॉस्ट लगेगा. जैसे कि अगर आप ऐसा कुछ बनाना चाहते हो तो यू विल नीड करोड़, मतलब मोर देन करोड़, ठीक है, यू नीड मोर देन करोड़, मिलियन ऑफ रुपीज आपको चाहिए. बट अगर आप सिंपल एक छोटा सा दुकान बनाना चाहते हो, लाइक दिस काइंड ऑफ, ऐसा भी चलेगा आजकल ऐसा भी दिखता है. तो अगर आप ऐसे दुकान बनाना चाहोगे तो एक मिनिमम 50,000 का बजट लेके आप स्टार्ट कर सकते हो, मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस. तो मुझे आप बताओ कि स्टार्टिंग में आपका जो 50,000 बिजनेस में लगा वो आपका कॉस्ट है, और क्या स्टार्टिंग में ही आपका रेवेन्यू 50,000 आ जाएगा? हेलो सर, प्लीज टेल मी, इसका मुझे थोड़ा सा आप लोग जवाब देना, तो मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं. 50,000 का कॉस्ट आपने डाला बिजनेस पे, और क्या शुरू में ही आपका बिजनेस 50,000 का रेवेन्यू अर्न कर लेगा? हेलो सर, इज दिस पॉसिबल? हेलो सर, कोई तो बताओ, नहीं तो मुझे कैसे समझ में आएगा? विश्वजीत, अरिजीत, काजल? नो सर. नो सर. साहिल? ओके. कि आप जैसे ही पैसा डालोगे बिजनेस पे, आपको सेम मूवमेंट में कभी भी तुरंत पैसा नहीं मिल सकता. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ये स्टार्टिंग वाला जो आपका कॉस्ट लाइन है वो इसलिए स्टार्टिंग में धीरे धीरे नीचे आया, लेकिन एक मानो कि एक 2 इयर्स 3 इयर्स बाद, 2-3 इयर्स गैपिंग के बाद आपका कॉस्ट फिर से बढ़ने लगा, और ठीक जिस पर्टिकुलर पॉइंट में जाके आपका बिजनेस इक्विलिब्रियम पॉइंट में आता है फिर अगेन कॉस्ट बढ़ जाता है. ये बिजनेस साइकिल है, कोई भी बिजनेस में ये होता है, पहले कॉस्ट कम बढ़े ज्यादा रहेगा, फिर कम होगा, फिर ज्यादा होगा. ये जिस बार आफ्टर 2 इयर्स जब पॉइंट आता है ना, यही वाला पॉइंट को काउंट किया जाता है. दैट्स व्हाई यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक टी पॉइंट भी है, एक ई पॉइंट भी है. बट टी शुड बी इग्नोर्ड हियर बिकॉज टी में आपको बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा. यू कैन अंडरस्टैंड दी सिचुएशंस ऑफ इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट ई. ठीक जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका एमसी कर्व एमआर कर्व को नीचे से कट करता है, और एमसी कर्व का कैरेक्टर जो है ना वो राइजिंग कैरेक्टर होना चाहिए. राइजिंग समझते हो ना, कि जब वो बढ़ रहा है. हेलो सर, ठीक है, ना कि डिक्रीजिंग, राइजिंग होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए. स्निग्धा, बोझा जाच्छे तो? यस सर. अब यहाँ पर आप देखो एक पॉइंट कि ये जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है यही आपका मार्जिनल कॉस्ट का इक्विलिब्रियम है, और ठीक यही वाला पॉइंट ना आपका प्रोडक्ट का प्राइस भी है. देखो ये जिस पॉइंट में आपका ये प्राइस है ना, आपका जो भी आपका दाम रहा हो, चाहे अनियन के केस में 80 हो, या फिर आपका मैगी के केस में
मैं इंडियन मार्केट के बेसिस में बता रहा हूँ, मैगी के केस में 12 हो, ठीक है। एज पर इंडियन मार्केट चाहे मैगी 12 रुपीज का हो या ऑनियन 80 रुपीज का हो, इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पर होगा वही आपका इक्विलिब्रियम टू प्राइस होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया, और ऐसा करने के कारण क्या होता है आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स पे, ये एक सवाल पर पूछता है एमसीक्यूज में, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स में मार्जिनल कॉस्ट का शेप कैसा होता है, तो ये यू शेप हो जाता है। क्या शेप हो जाता है सर? यू शेप हो जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स सिचुएशंस एंड बिकॉज ऑफ इट्स नेचर ऑफ कैरेक्टर ऑफ द सिचुएशंस। समझ में आया ना? तो ये आपका एक सवाल का जवाब हो गया, मतलब एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपको रीजन वाइज समझ में आ गया कि क्यों वैसा हुआ है, ठीक है। एक बार खुद से ड्रॉ करके करना प्लीज, बिकॉज ये ग्राफ तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, ये आपने अभी देख लिया, तो आई थिंक आपको पूरा का पूरा कनेक्ट हुआ है। तो मैं आपको आगे लेके जा सकता हूं, मतलब मैं और आपको अंदर लेके जाऊंगा। दैट मीन्स हम लोग अभी बात करेंगे इक्विलिब्रियम सिचुएशंस इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। शॉर्ट रन में बात करेंगे अभी। हर बिजनेस का दो रन होता है, एक होता है शॉर्ट रन, अनदर होता है लॉन्ग रन। एवरी बिजनेस हैव टू काइंड ऑफ रन। ऐसे बचपन में भी आप लोग स्पोर्ट्स में, जो लोग ऑब्वियसली हर कोई स्पोर्ट्स जरूर खेले हो स्कूल में स्पोर्ट्स में रन होता है सर आप लोगों का? स्पोर्ट्स में स्निग्धा स्पोर्ट्स से रन है ना? यस। तो रन में पार्टिसिपेट करते हो स्निग्धा? यस। 100 मीटर्स होता है, 400 मीटर्स भी होता है और 800 400 मीटर्स भी होता है एंड 800 मीटर्स भी होता है, 200 भी आता है, 200 भी आता है। वेरी गुड सर। तो इसको हम लोग शॉर्ट रन बोल सकते हैं ना? हाँ, और 400 और 800 को हम लोग लॉन्ग रन बोल सकते हैं। मुझे जितना याद है, मैं जब बचपन में पार्टिसिपेट करता था, मैं रन में बहुत अच्छा नहीं हूँ सर, मैं फालतू का बोलूंगा नहीं। मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था, क्रिकेट में अच्छा था, आई एम ओनली बेस्ट इन क्रिकेट, एंड बाकी किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज में मैं अच्छा नहीं था, सब में एवरेज था। रन में भी मैं एवरेज होता था, लास्ट कभी नहीं आता था, बट एवरेज आता था। क्रिकेट में मैं बहुत बार बहुत कुछ किया, स्पेशली इन बैटिंग एज वेल एज बॉलिंग, बट हाँ मेरा रन एकदम एवरेज था। तो 100 मीटर्स में एक बार मैं नॉर्मली 100 में पार्ट ले लेता था, क्योंकि मेरा ना जो दम है उतना अच्छा नहीं है, तो 100 मीटर्स में थोड़ा कम दम लगता है कंपेयर टू 400 एंड 800 मीटर्स में। दौड़ने के लिए आपको अंदर वाला जो सांस रखने का दम चाहिए ना, आई होप आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो। तो एक बार मैंने 400 मीटर स्प्रिंट में एक बार मैं उतरा था, एक राउंड मारने के बाद मेरा हालत इतना खराब हुआ, दूसरे में बेहोश हो जाओगे। मेरा हालत बहुत खराब हो गया था 400 में एक राउंड मारने के बाद। सर यू नीड मोर स्टैमिना फॉर दैट। एग्जैक्टली सर, मेरा प्रैक्टिस एकदम नहीं था। और जो लोग अच्छा करता था, मेरा जो फ्रेंड्स लोग अच्छा करता था, मैं उनको देखता था कि कोई कोई तो मुंह में पानी रखता था हल्का करके, और बहुत अंदर का स्टेमिना चाहिए, बहुत, मतलब स्पेशली आपका अंदर वाला जो जो आपका क्या बोलते हैं उसको, हड्डी का स्ट्रेंथ बहुत चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटीज भी चाहिए, सीरियसली। तो 400 मीटर्स में एक ही बार आया था, और उसमें मैं आधा जाने के बाद छोड़ दिया था, तो उसके बाद मैं कभी ट्राई नहीं किया। और लॉन्ग जंप और हाई जंप होता था ना सर, उसमें लॉन्ग जंप जो होता था उसमें मैं पार्ट लेता था, बट हाई जंप में मैं पार्ट लेके ना, वो एक लकड़ी होता है ऐसा, इस तरह के रखना पड़ता है ना सर, उसको जंप करना पड़ता है ऐसा करके। हाँ, क्या बोलते हैं इसको? हर्डल कहते हैं। हाँ, हार्डल कहते हैं। तो ये हार्डल में जब छोटा रहता है ठीक है, बट जैसे ही जो हाइट बढ़ता है तो मैं इसको लेके इसको लेके ही मैं कितना बार गिर गया था। उसके बाद इसमें भी मेरा परफॉर्मेंस खराब रहा, बट हाँ लॉन्ग जंप में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होता था, थोड़ा लंबा मार देता था। वही सर, कुछ याद आ गया आपको स्पोर्ट्स समझाने वक्त। वेरी गुड, मुझे बहुत मजा आता है सर स्कूल में, ये सब स्पोर्ट्स वगैरह गजब का मजा है। ओके, तो एक चीज बस कनेक्ट करने के लिए था कि शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन, तो जैसे रन में होता है शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों, वैसे ही इकोनॉमी में भी ना सेम टू सेम होता है। इकोनॉमिक्स में आप लोग अगर आगे जाके कभी इकोनॉमिक्स लेके पढ़ाई करोगे, या फिर चार्टर्ड में भी पढ़ाया जाता है, कॉस्टिंग में भी पढ़ाया जाता है, आगे आगे एक थ्योरी आता है, अभी नहीं होगा सर, अब ये थोड़ा हायर लेवल ऑफ स्टडी है। एक थ्योरी है इकोनॉमिक्स में, हम लोग पढ़ते थे और पढ़ाते भी हैं अभी भी, गेम थ्योरी बोल के, ठीक है। तो गेम थ्योरी में ना
इकोनॉमी में हर एक बिजनेसमैन को प्लेयर्स माना जाता है सर, ठीक है। तो गजब का थ्योरी, ठीक है, ये गेम थ्योरी। तो ये सब थ्योरी ना, यही सब जो इकोनॉमिक्स में अभी माइक्रो लेवल में आप पढ़ रहे हो, इसी का एडवांस पार्ट है, ठीक है। तो उसमें एक एक प्लेयर्स होता है कि किसका क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग बिजनेस, ये समझा जाता है गेम थ्योरी में। और अलग अलग प्लेयर्स, कौन इंसेंटिव अर्न करेगा, कौन प्रॉफिट ज्यादा करेगा और क्यों करेगा, क्या क्या क्यों, शॉर्ट रन में किसका क्या डिजाइन है बिजनेस का, लॉन्ग रन में क्या डिजाइन है, मतलब डिपेंड करता है। तो ये सब गेम थ्योरी में सिखाया जाता है। कोई बात नहीं सर, ये आगे अगर आप इकोनॉमिक्स अगर आपका सब्जेक्ट रहा तो आप जरूर पढ़ोगे, फिलहाल तो जरूरी नहीं है। ओके, तो the farm is in equilibrium when it maximizes its profits defined at the difference between total cost and total revenue. The equilibrium of the farm may be shown in two ways, either by using total revenue and total cost curves or by using marginal revenue and marginal cost curve. देखो हम लोग जो equilibrium determine कर रहे हैं ना perfect competitions में, उसमें हम लोग दो चीज यूज कर सकते हैं, या तो आप total revenue एंड टोटल कॉस्ट यूज करके दिखाओ, या फिर आप मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट यूज करके दिखाओ। तो हम लोग क्या करेंगे ना, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को शो करेंगे, ये वाला अप्रोच लेंगे। दोनों अप्रोच सेम ही है, बट हम लोग नॉर्मली ये वाला आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस ही रखता है। एक ही बात है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप कोई भी अल्टीमेटली मार्जिन ऐड करते ही टोटल आता है, आप लोग जानते हो, तो कोई बात नहीं, हम लोग ये वाला अप्रोच लेंगे। तो एमआर इक्वल्स टू एमसी वाला, या मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर आपको परफेक्ट कंपटीशंस में इक्विलिब्रियम करना है, ये पहले ही आप देख चुके हो कि एमसी इक्वल्स टू एमआर होना है, ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किस परफेक्ट कंपटीशंस में अगर बिजनेस को इक्विलिब्रियम होना है तो क्या क्या अप्रोच उसको करना है। फर्स्ट ऑफ थिंग कि मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होना जरूरी है। मार्जिनल कॉस्ट मस्ट कट द एमआर कर्व फ्रॉम बिलो, ऑलरेडी अंडरस्टैंड हो चुका है आपको। एंड प्राइस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होना चाहिए, तभी जाके आप इक्विलिब्रियम हो सकते हो। अगर आपका प्राइस नीचे आ जाएगा तो आप लॉस में आ जाओगे। इन द शॉर्ट रन ए competitive depending upon its average cost conditions, firm may earn the followings। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज में जा रहे हैं सर, एकदम दिल थाम के बैठना, गजब का मजा आने वाला है। तो एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फार्म, जैसे कि एक वेजिटेबल मार्केट, एक ग्रोसरी बिजनेस, एक मार्केट में कितना सारा वेजिटेबल सेलर होते हैं, कितना सारा फिश सेलर्स होते हैं, कितना सारा ग्रोसरी सेलर्स होते हैं। तो क्या सब कोई सुपर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं? क्या सब कोई नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, या फिर सब कोई लॉस खा जाते हैं? सर ये जो शॉर्ट रन मार्केट है, शॉर्ट रन मार्केट में एक वेजिटेबल सेलर, शॉर्ट रन मार्केट में एक ग्रोसरी सेलर्स, ठीक है, एक वेजिटेबल सेलर्स, एक ग्रोसरी सेलर्स, आपका अलग अलग, मतलब चाहे तो वो शॉर्ट रन मार्केट में आपका लॉस भी खा सकता है, वो शॉर्ट रन मार्केट में प्रॉफिट भी कर सकता है, और वो शॉर्ट रन मार्केट में आपका नॉर्मल प्रॉफिट भी कर सकता है। तो देखो आप कि ये सुपर प्रॉफिट करने का क्या सिचुएशंस है और नॉर्मल प्रॉफिट करने का क्या सिचुएशंस है, एंड लॉस खाने का क्या सिचुएशंस है। तो प्लीज ध्यान देना, व्हेन फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, its average revenue are more than its average total cost। obviously अगर मेरा रेवेन्यू एवरेज टोटल कॉस्ट से ज्यादा होगा तो मेरा फार्म सुपर प्रॉफिट करेगा। सुपर प्रॉफिट आल्सो कॉल्ड द इकोनॉमिक प्रॉफिट, ये मतलब इसी का सिनोनिमस है, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट का दूसरा नाम इकोनॉमिक प्रॉफिट भी है, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी है, एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी है। तो ऐसा ना इंटरचेंजेबली यूज होता है, कभी बोलेगा आपको सुपर प्रॉफिट, कभी बोलेगा इकोनॉमिक प्रॉफिट, कभी बोलेगा एबनॉर्मल प्रॉफिट, कभी बोलेगा नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन सारा का सारा अल्टीमेटली एक ही बात है, सुपर प्रॉफिट। अब बात करना है, तो कंडीशंस क्या देख लिया ना आपके, एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट, तब आपका सुपर प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट में बात कर रहे हैं, यहीं से बहुत सवाल आता है। नॉर्मल प्रॉफिट, व्हेन द फर्म जस्ट मीट्स इट्स एवरेज टोटल कॉस्ट, व्हेन अ फर्म जस्ट मीट्स इट्स एवरेज टोटल कॉस्ट, मतलब एक फर्म है वो सिर्फ अपना एवरेज टोटल कॉस्ट जो है उसको हार्डली टच कर पाते हैं, मतलब कॉस्ट को हार्डली टच किया तो प्रॉफिट थोड़ा सा कर लेगा, मतलब बिजनेस सर्वाइव कर लेगा। इट आर नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड इट्स नॉर्मल प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन एवरेज टोटल कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एंड रिम्यूनरेशन फॉर द रिस्क बेयरिंग फंक्शंस ऑफ द एंटरप्रेन्योर। नॉर्मल प्रॉफिट एक एंटरप्रेन्योर को तभी मिलना चाहिए, बिकॉज मिलता भी है, बिकॉज वो रिस्क लेके बिजनेस कर रहा है। तो एक बेसिक कैपिटल का रिटर्न कहते हैं इसको। आप लोग अकाउंट्स में कैपिटल डालते हो बिजनेस के लिए, अकाउंट्स करने के टाइम पे आप इसको यूज करते हो कि बिजनेस में कैपिटल डालेंगे, बदले में रिटर्न लेंगे। तो एक बेसिक रेम्यूनरेशन एक एंटरप्रेन्योर को मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फार्म में एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू अगर एवरेज टोटल कॉस्ट आता है, इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट।
दैट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशंस, इट इज कॉल्ड मार्जिनल फार्म। मतलब इस तरह का बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब इतना भी नहीं, अगर मानो कि 1 लाख रुपीस डाल के बिजनेस स्टार्ट किया था, जस्ट एक बार बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एरिया आपने पढ़ा अभी, ठीक है। सपोज ये एक बिजनेसमैन है, चलो ये अफ्रीकन का दिन है अभी, ये अफ्रीकन है या इंडियन है, देखने में कैसा लग रहा है सर, कोई बात नहीं, जो भी हो इंसान तो है। ओके इन्होंने मानो कि ये जो बिजनेस इन्होंने कर रहा है, सपोज 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था, ये सारा का सारा प्रोडक्ट में 1 लाख का इनका इन्वेस्टमेंट है। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट जितना लगाया था उतना 1 लाख इसका वापस आ गया, ठीक है। दैट मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट हो गया। तो ये जो प्रॉफिट तो इन्होंने किया, तभी तो इसका जितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उतना इसका रिटर्न आ गया। तो ऐसे सिचुएशंस को क्या कहेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ दुकान चल जाएगा, बट हाँ घर में एक्स्ट्रा ले जाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, दुकान चल जाएगा, मतलब इस शॉप could run in the future easily, but it's अभी भी एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स नहीं आ रहा है जिसमें वो थोड़ा और अपना बिजनेस को डेवलप कर पाए, ये सिचुएशंस नहीं हो रहा है। तो दैट्स व्हाई इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव बिजनेस, इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव बिजनेस यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट कि अगर ऐसा सिचुएशंस बिजनेस को हो रहा है तो आप इतना समझ लो कि वो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशंस में है, एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव सिचुएशंस ऑफ द बिजनेस कि और थोड़ा मेहनत और थोड़ा सा रिस्क बेयरिंग एंड और थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहेगा तो उसका एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन एवरेज टोटल होगा और एक ना एक दिन वो सुपर प्रॉफिट में पहुंचेगा। बट हाँ क्योंकि इस तरह का बिजनेस में बहुत सारा प्लेयर्स होते हैं तो थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है सर। उसमें बात आपको धीरे धीरे करूंगा कि इतना सारा बिजनेसमैन, एक तो कोई अकेला बंदा तो है नहीं ना, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रोसरी सेलर्स, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल सेलर्स, तो उसमें उनके बीच में सुपर प्रॉफिट करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट हाँ नॉर्मल प्रॉफिट या थोड़ा बहुत मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट इज इट्स ओके। अच्छा सर लॉस कब करता है, लॉस कब करेगा, जब एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट होगा, है ना। तो ए फार्म इन द शॉर्ट रन में इनकर लॉसेस, सुपर लॉसेस, मतलब नेगेटिव सुपर लॉसेस भी हो सकता है। When a farm incurring losses, then farm will try to minimize its losses, and to minimize losses from farm will cover total variable cost. Then losses may be equal to or part of fixed cost. If farm is unable to meet its variable cost, अगर कोई farm अपना वेरिएबल कॉस्ट को भी उठा नहीं सकता ना, तो वो फार्म लॉस में चला जाता है, एंड इट विल बी बेटर फॉर इट टू शट डाउन। मतलब अगर ज्यादा देर तक अपना वेरिएबल कॉस्ट को वो नहीं उठा पाए ना, तो अच्छा है कि दुकान बंद कर दो, बिकॉज और ज्यादा दिन दुकान को रन करोगे तो अभी रास्ते में भीख मांगने का हालत हो जाएगा। इट्स बेटर कि इस सिचुएशन में बंद कर दो, अपना लायबिलिटी और ना बढ़ाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना बैलेंस शीट बनाओगे ना, बिजनेस में बैलेंस शीट में जो आपका लायबिलिटी साइड है, इस लायबिलिटीज को और ना इंक्रीज करे सर, क्योंकि अगर आपका सिचुएशन डे बाय डे एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट अगर डे बाय डे बढ़ता जाए ना, तो आपका लायबिलिटी अगर बैलेंस शीट में और इंक्रीज होता जाए तो आप बैंकरप्टेड ना हो जाओ ज्यादा लायबिलिटी बढ़ने से। इतना लायबिलिटी बनाओ जितना आप खुद पे कर सको, इतना लायबिलिटी ना करो कि आप बैंकरप्टेड हो जाओ। क्या आप मेरा बात समझ पा रहे हो? रिसेंटली ऐसा सिचुएशंस बिग बाजार का हुआ है सर। आप लोग जानते हो इंडिया में बिग बाजार एक बहुत बड़ा कंपनी है, अभी भी कंपनी है, रिलायंस ने उसको परचेस कर रहा है सर। अभी भी पूरा का पूरा परचेस प्रोसीजर क्लियर नहीं हुआ, बिकॉज अमेजन, बिग बाजार एंड रिलायंस के बीच में एक बिजनेस वार चल रहा है, बिकॉज एक बिजनेस टॉक हुआ था बिग बाजार के साथ अमेजन का, बट बाद में उन्होंने रिलायंस को सेल किया, तो एक कुछ बिजनेस ट्रिक्स प्रॉब्लम हो गया। मैं आपको बस इतना बता दूं, ये जो बिग बाजार है, ये जो बिग बाजार है ना, ये बिग बाजार अपना बिजनेस का मॉडल इनका बहुत हाई कॉस्ट बिजनेस मॉडल था। आप लोग ना कभी भी बिजनेस का बस शॉप को मत देखना, कोई किसको लगे कि भाई बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन एज ए कॉमर्स प्रोफेशनल्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स होने के नाते यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस इतना बड़ा बिजनेस को चलाने में कॉस्ट को कैसे ये हैंडल कर रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट एटलीस्ट इतना तो मेंटेन करना ही पड़ेगा इफ दे वांट टू सर्वाइव। अब रिसेंटली क्या हुआ बिग बाजार का, लास्ट 4-5 साल में इसका इतना ज्यादा ये सब स्टोर का ना काफी ज्यादा कॉस्ट बढ़ गया है। मतलब बढ़ इसलिए गया क्योंकि मार्केट में बहुत लोन हो गया था, तो इतना लोन की जिसका अमाउंट है 30,000 करोड़। कितना सर? 30,000 करोड़। आपको मैं बता दूं तो ये मतलब अप्रोक्स है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, 26 से 5 से लेकर 30 करोड़ के बीच में, मुझे एग्जैक्ट डेटा अभी एकदम याद नहीं आ रहा है। तो ये जो कंपनीज का डेप्ट आ गया ना सर, तो बिग बाजार ने इसको सेल कर दिया रिलायंस को और उनको 30,000 करोड़ से बेचा।
तो ये जो 30,000 करोड़ का डील उन्होंने किया, तो ये बैंकरप्टेड नहीं हुआ, लेकिन ऐसा सिचुएशंस में वो बिग बाजार को एक तरह से, जो किशोर बियानी जो ओनर है इनका, इनको बेच दिया। बिग बाजार आपका, फिर फूड बाजार, बहुत सारा चीज इन्होंने सेल कर दिया। 70% ऑफ द बिग बाजार का जो यूनिट है, जिसको हम लोग फ्यूचर रिटेल के नाम से भी जानते हैं, फ्यूचर रिटेल के नाम से भी जानते हैं, वो सेल कर चुके हैं, बिकॉज मार्केट में बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ गया था और अपने बिजनेस को, रेवेन्यू एंड कॉस्ट लेवल को मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो सर कोई एक छोटा मोटा बिजनेसमैन नहीं, बड़े लेवल पे भी बड़े बड़े बिलियनियर्स को भी दिक्कत हो जाता है कॉस्ट को मेंटेन करने में। आप लोग रिसेंट ट्रेंड में येस बैंक को भी देखा, ठीक है, आपने रिसेंट ट्रेंड में येस बैंक को भी देखा। येस बैंक ने भी ना यही सेम तरह का प्रॉब्लम किया। येस बैंक आप लोग जानते हो ना, इंडिया में येस बैंक बहुत बड़ा बैंक है सर। ये देखो येस बैंक में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था कि येस बैंक में लोग लाइन लगा के पैसा उठा रहा था, बिकॉज येस बैंक मार्केट में एक तरह का बैंकरप्टेड जैसे सिचुएशंस में आ गए थे, बिकॉज रिलायंस कम्युनिकेशंस बोल के अनिल अंबानी का जो कंपनी है उनका लोन था, बिग बाजार का लोन था, जी का लोन था, उन्होंने लोन पे नहीं किया। इतना ज्यादा मार्केट में लोन दिया था, जिन्होंने लोन पे नहीं किया और बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस गया। फिर एसबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको एक तरह से टेक ओवर किया, फिर जाके लोग अपना, अभी कोई भी इसमें ना कोई अनलिमिटेड जिनका भी पैसा इसके पास डिपॉजिट है उठा नहीं सकता, कुछ मतलब लिमिट लग चुका है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। बट हाँ, आप जिनका भी इनमें अकाउंट है, सेफ है, पैसा मिल जाएगा। इंडिया में बैंक कभी फेलियर नहीं होता। इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। इसमें आप प्राउड फील कर सकते हो। दैट्स वाई आप पैसा बैंक में रख के आराम की चैन की नींद सोते हो, ठीक है। तो आप कभी बिल्डिंग देख के ये मत सोचना कि भाई इतना बड़ा बिल्डिंग है, इतना बड़े बड़े ऑफिस चलाते हैं तो फिर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होगा। इट शुड नॉट बी योर अप्रोच, ठीक है। एज ए कॉमर्स के स्टूडेंट्स होने के नाते आप एक एक छोटा छोटा चीज को समझना, बिकॉज मैं आपके सामने ला रहा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं कि इतना सारा चीज हो रहा है। तो चलो सर अभी इतना डिटेल्स में नहीं जाते, ठीक है। तो जैसे समय आता जाएगा, आप लोग अगर इंटरेस्टेड रहोगे, बहुत सारा चीज सीखने का है सर। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट्स। ओके, तो मैं आपको लॉस भी बताया। अब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं सर। ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस में बड़ा सिंपल है, अगर आप पॉइंट समझते हो तो ग्राफ भी समझ जाओगे। यहाँ पर आप देखोगे, जैसे कि आपको पता है दिस इज एक्स एक्सिस, इधर आप आउटपुट बनाओगे, इधर आप प्राइस डिटरमाइन करोगे, ये प्राइस में ये आउटपुट, ओपी प्राइस में ओएम आउटपुट, दिस इज द सिनेरियो। ओपी प्राइस ओएम आउटपुट, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम इज देयर। बट आपको पता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशंस में प्राइस कर्व जो है वही उसका एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड ऑल्सो डिमांड कर्व भी है। बट हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू कर्व, नॉट द डिमांड कर्व, बिकॉज आपका कॉस्ट कर्व है। तो ये देखो आप एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू दोनों आप देख पा रहे हो, और ये रहा आपका एवरेज टोटल कॉस्ट जो थोड़ा सा एवरेज करके निकला है, और ये रहा आपका मार्जिनल कॉस्ट जो एवरेज कॉस्ट को और मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट किया है। तो अल्टीमेटली पॉइंट क्या है कि इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, जस्ट लुक एट दिस एरिया, कि आपका जो एवरेज रेवेन्यू लाइन है, आपका जो एवरेज रेवेन्यू लाइन है, ये लाइन आपका थोड़ा अपर लेवल में है। यस और नो? आपका एवरेज रेवेन्यू लाइन थोड़ा सा अपर लेवल में है, और आपका जो कॉस्ट लाइन है, आपका जो कॉस्ट लाइन है, आप जस्ट देखो, एवरेज कॉस्ट भी नीचे है, मार्जिनल कॉस्ट भी नीचे है ना? एवरेज कॉस्ट भी नीचे है, ये देखो एवरेज कॉस्ट तो एकदम नीचे ही है, मार्जिनल रेवेन्यू हायर लाइन में है। तो इससे एक चीज तो पूरा प्रूव होता है कि आपका एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज रेवेन्यू आपका ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो बिजनेस प्रॉफिट में रहेगा, सुपर प्रॉफिट में रहेगा, सिर्फ प्रॉफिट नहीं सुपर प्रॉफिट में रहेगा। ये पॉइंट, ये ग्राफ समझ में आया सर? बताना प्लीज, मैं क्लियर किया फिर से। ये ग्राफ समझ में आ रहा है? आपका दोनों कॉस्ट, स्पेशली एवरेज कॉस्ट, आपका एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू, ये दोनों में मेनली कंपेयर करो आप, या फिर मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू, इन पे कंपेयर करो आप। ये दोनों कॉस्ट आपका जो है ना वो नीचे ही है ज्यादातर पोर्शंस, और आपका रेवेन्यू लाइन जो है वो हायर में है। तो आपका ये जो एरिया है ना, ये आपका प्रॉफिट का एरिया बन रहा है, दिस इज योर प्रॉफिट का एरिया। तो एग्जैक्टली इसमें आपको सुपर प्रॉफिट मिला। फिर मैं आपको बता रहा हूं ऐसा सिचुएशंस जिसमें आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का जो लाइन है, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू का लाइन जो है, या फिर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, ये देखो आप एकदम ये लाइन मार्जिनल कॉस्ट नीचे से कट कर रहा है एवरेज रेवेन्यू को, और एवरेज कॉस्ट जस्ट इसको टच करके ऐसा जस्ट इसके साथ ही है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ सर,
मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल, एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू इक्वल। मतलब ये आपका सेकेंड सिचुएशन है जिसमें बिजनेस को नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ये ब्रेक इवन वाला पॉइंट है, ये बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर आप थर्ड वाला एरिया देखो, थर्ड स्टेज देखो जिसमें बिजनेस को लॉस मिल रहा है, ये केस आप देखने से पता चल जाएगा आपको, दिस इज द लॉस एरिया। कैसे लॉस? just look this line, average revenue, and just look this line, average cost as well as your marginal cost। दोनों कॉस्ट लाइन आपका एवरेज रेवेन्यू लाइन से ऊपर में है, दोनों कॉस्ट लाइन देख पा रहे हो सर? दोनों कॉस्ट लाइन आपका एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू लाइन से ऊपर में। इसका मतलब कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू लो है, और इसलिए ये जो आपका एरिया बना है पीबीएई, पीबीएई एरिया, ठीक है, ये जो आपका पीबीएई एरिया बना है, ये एरिया आपका लॉस को डिनोट करता है। क्लियर है? बताना प्लीज। हेलो सर, सबको yes, पूछ रहा हूं, क्लियर है ना? ओके तो वेरी सिंपल एरिया था कि आप इजीली इसको एक बार ड्रॉ करना सर अपने हाथ से, ठीक है, तो आपको और कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, मतलब आप भूलोगे नहीं बेसिकली। मैं तो आपको शो कर रहा हूं, आप समझ जाओगे, लेकिन जब आप खुद से ड्रॉ करोगे ना तो आपको ना दिमाग में इसको मतलब प्रिंट हो जाएगा इन योर ब्रेन। तो अपने ब्रेन में इसको थोड़ा हार्ट में, मतलब अपने हार्ट में भी रखो और ब्रेन में छाप लो, तो क्या होगा, आपको कभी भूलने का आदत नहीं रहेगा इस सब चीजों का। तो क्यों नॉर्मल प्रॉफिट, क्यों सुपर प्रॉफिट, क्यों लॉसेस, ये चीज बस यहाँ पर बोला है सर, ये आप समझ ही रहे हो, जस्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है मैं आपको ऑलरेडी बता दिया, एक बार गो थ्रू कर लेना। अच्छा अब मैं बात करूंगा आपके साथ लॉन्ग रन का। अब हम लोग 400 मीटर्स या फिर 800 मीटर्स का बात करेंगे, 400 मीटर और 800 मीटर का बात करेंगे। चलो तो अभी 800 मीटर या 400 मीटर के बिजनेस अगर है, दैट मींस लॉन्ग रन बिजनेस है, तो लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम हमको कब मिलेगा और इसका ग्राफ देखने में कैसा होगा? जस्ट लुक इन द लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है, अगर उसको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। और नॉर्मली ये भी जान लो सर कि एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फार्म जो है लॉन्ग रन में अगर वो टिक गया ना, तो लॉन्ग रन में वो ऑलवेज नॉर्मल प्रॉफिट ही करता है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फार्म में आप कभी भी सुपर प्रॉफिट नहीं कर सकते, बिकॉज जिस प्रोडक्ट का बिजनेस होता है ना वो हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं होता है। आप कभी ये नहीं सुनोगे कि कोई ग्रोसरी स्टोर चला के या वेजिटेबल बिजनेस करके करोड़पति बन गया, ऐसा सुने हो क्या सर? मतलब कोई बोलेगा सर बिग बास्केट है, बट उसका भी सर अभी टाइम नहीं आया प्रॉफिट लॉस समझने का। आपको मैं बिग बाजार का एग्जांपल दिया, वो अगर थोड़ा मैनेज करके चलाता, इतना ज्यादा ब्रांच ना बढ़ाता, शायद सर्वाइव कर लेता। बिग बाजार जैसे एक कंपनी है सर, बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहा है। हाँ सर, उसका लार्ज स्केल में बिजनेस है, स्केल थोड़ा हाई है, तो इसलिए उसका बिजनेस मॉडल के अनुसार अगर देखा जाए, क्योंकि स्केल हाई है तो ऑब्वियसली पैसा ज्यादा उनको मिल जाता है। बट जो लो स्केल में बिजनेस करता है, मतलब इतना ज्यादा, एक ही स्टोर है उनका, छोटा सा स्टोर है, ये प्रॉफिट करता है तभी तो ये भी मतलब अपना लाइफ को सर्वाइव कराता है। लेकिन कभी ये करोड़पति जैसे सिचुएशंस बिलियन मिलियन डॉलर नहीं कमा सकते यहाँ से, बिकॉज ये डेली रोजमर्रा की चीज है, ये रोजमर्रा समझते हो ना, जो डेली नीड्स है, और डेली नीड्स पे कभी भी ना मतलब 30% 40% मार्जिन नहीं हो सकता। ये सब 5% 10% का मार्जिन का प्रोडक्ट है सर, हार्डली 5%। अगर 100 में खरीदे हो ना तो 105 में बेचना होगा। अगर आप इसको 80 में खरीदे हो तो मैक्सिमम आप 90 रुपीज लगाओगे तो भी ज्यादा है, ठीक है, 85 में बेचना होगा। 5 to 10% का बिजनेस है ये सब चीजें, मतलब मार्जिन रहता है। तो ये सब चीज सेल करके ना आपको बहुत हाई प्रॉफिट तो नहीं हो सकता सर। आप समझ पा रहे हो ना मेरा पॉइंट? चाहे आप सब्जी बेच लो, चाहे ग्रोसरीज बेच लो, बट हाँ अगर आप स्केल बढ़ा सकते हो तो ऑब्वियसली 100 का प्रोडक्ट है 105 में बेचोगे। अगर आप ऐसे 5% करके प्रॉफिट कर रहे हो ना, 5 रुपीज प्रॉफिट है आपका, तो प्रॉफिट एलिमेंट 5 रुपीज है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को लाख केजी बेचते हो सारा दिन में, बिकॉज आपका बहुत सारा स्टोर है, तो लाख इंटू 5 करके 5 लाख का प्रॉफिट है पर डे का। बट इसके लिए आप समझ रहे हो ना कितना बड़ा एरिया आपको लेना पड़ेगा। यू हैव टू अप्रोच दी बिग एरिया, मतलब एक स्टेट, एक पूरा का पूरा सिटी टाउन आपका अप्रोच करना पड़ेगा, फिर जाके आप ऐसे 5% करके 1 लाख प्रोडक्ट बेच के आप 5 लाख का रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। तो आपका स्केल बढ़ाने से आपको मे भी दिख जाए, जैसे एक कंपनी का नाम मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ सर कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव बिजनेस करते हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट, नाम सुने हो सर? एवेन्यू सुपरमार्ट,
बिग बाजार का कॉम्पिटिटर है बट बहुत हाई लेवल ऑफ बिजनेस करते हैं। इसका एक शॉर्ट नाम भी है, डी मार्ट। किसी ने नाम सुना इसका? सर साउथ इंडिया एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में दिखता है डी मार्ट। ठीक है, ये बिग बाजार जैसे ही कॉम्पिटिटिव बिजनेस करते हैं, मतलब जैसे बिग बाजार का बिजनेस है सेम टू सेम लेवल ऑफ बिजनेस करता है ये। ठीक है, बट ये डीमार्ट का जो बिजनेस मॉडल है ना, ये कंपेयर टू बिग बाजार काफी अच्छा मॉडल निकला और ये बहुत अच्छा बिजनेस लेके निकल के आ गया। 2016 में डीमार्ट का शेयर लिस्टेड हुआ था 300 रुपीज में, मैं आपको बता दूं, मतलब ये शेयर मार्केट लिस्टेड भी है। ठीक है, जस्ट लुक दिस डीमार्ट शेयर। मैं शेयर इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज बिजनेस मॉडल पे बिजनेस का शेयर डिपेंड करता है। तो ये इसके ऊपर हम लोग का टीम एनालिसिस किया था सर, और जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था वो अच्छा खासा प्रॉफिट में है अभी। तो जस्ट लुक, मैं आपको जो बता रहा हूँ आप देखना, मैच करना बात को। 2017 में आया था स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के लिए। 5 साल का डेटा देखिए, ये देखो 2017 देख रहे हो सर। मार्केट में जब आया था तो आईपीओ प्राइस था इसका 300 समथिंग, और जिस दिन लिस्टेड हुआ था सेम डे पे इसका लिस्टेड प्राइस हुआ था 616। मतलब सेम डे पे, ये देख पा रहे हो 616 देख पा रहे हो ना सर, 616 लिस्टेड डे पे ही, मतलब 300 का प्राइस था शेयर का। आईपीओ मतलब जिस सब शेयर आने से पहले एक दाम होता है, और ये जैसे ही स्टॉक मार्केट में आ गया दाम आ गया 616 का। मतलब इतना अच्छा इसका बिजनेस मॉडल था। फिर धीरे धीरे देखो 2017 में जिन्होंने भी 300 रुपया में शेयर खरीदा था, अगर 300 में नहीं मार्केट में आने के बाद 616 में भी खरीदा, तो भी आप इसका स्टॉक प्राइस देख पा रहे हो अभी 2458 पर शेयर। दिस इज द डीमार्ट। ये बिग बाजार लेवल का ही बिजनेस करते हैं, जैसे बिग बाजार है वैसा ही मॉडल का बिजनेस है, पर बिग बाजार नहीं कर पाया बट ये कर पाया। इसका जो ये जो ओनर है ना सर, राधा कृष्णन दमानी, ये राधा कृष्णन दमानी इंडियन बिलियनियर इन्वेस्टर है, और इनका मतलब शेयर मार्केट का सोच टॉप लेवल का है सर। ठीक है, आप लोग अगर वारेन इसका नाम सुने हो, राकेश झुंझुनवाला का, उनका गुरु भी है एक तरह का माना जाते हैं। तो दिस इज दिस बिजनेस मॉडल। आप लोग बिग बाजार जानते हो बट डीमार्ट नहीं जानते, बट डीमार्ट एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ठीक है, इनका नेट वर्थ देख सकते हो आप, 1700 करोड़ का नेट वर्थ है इनका। ठीक है, तो दिस इज हाउ बिजनेस इज मेड, दिस इज हाउ ये माइक्रो इकोनॉमिक्स विल हेल्प यू टू बिल्ड योर फाइनेंस, टू बिल्ड योर वेल्थ। इकोनॉमिक्स को कोई छोटा चीज ना समझे सर। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको करोड़पति बनना है लाइफ में, किसी का ऑब्जेक्ट तो नहीं होता, बट फाइनेंशियली हेल्दी होने में तो कोई बुराई नहीं है ना सर। देयर इज नो sin to see the dream of the financially well-being situations। तो ये ड्रीम देखने में कोई बुराई नहीं है। आप देख ही सकते हो, कौन नहीं चाहता कि भाई फाइनेंशियली में डेवलप ना बनूं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीरियसली आपको बहुत ऊपर लेवल तक लेके जा सकते हैं। इफ यू, अगर आप उस लेवल में समझ पा रहे हो तो एग्जाम तो आपका हो ही जाएगा सर, एग्जाम अच्छा होगा डिपेंडिंग ऑन योर थोड़ा प्रैक्टिस एंड क्वेश्चंस वगैरह। बट अगर आप दिल से समझो तो आपसे बेहतर कोई नहीं। अगर आप दिल से समझो तो सिर्फ एग्जाम का नैया नहीं सर, आप अपने लाइफ के नैया में भी बहुत दूर तक जाओगे। ठीक है, और अगर वेल्थ क्रिएशंस का बात है, इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली कॉमर्स इज ऑल अबाउट वेल्थ क्रिएशंस एंड प्रॉफिट मेकिंग। तो विदाउट प्रॉफिट, नंबर्स एंड वेल्थ, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस क्या है, ये सब सब्जेक्ट वही तो है। तो हमेशा माइंड में पैसा पैसा होना ठीक है, बट पैसा बनाने का जो जरिया है, जो तरीका है, वो तो समझो, तभी तो पढ़ा जाता है ये सब। आप समझते हो सर, ये समझ में नहीं आ रहा है। ओके सर, तो लॉन्ग रन का ग्राफ देख लो एक बार। प्राइस मेकअप ये तो जानते ही हो, ये तो मैं और क्या बार बार बताऊं। बस यहाँ पर आपको बस एक चीज देखना है, लॉन्ग रन कैसे हो रहा है। लॉन्ग रन इसलिए है, देखो ये सर आपका रेवेन्यू है, दिस इज द रेवेन्यू लाइन, एंड यहाँ पर आपका LMC मतलब लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ये है आपका LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये है आपका SAC लॉन्ग रन से शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, एंड दिस इज योर SMC, दिस इज शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। तो ये एक लाइन आप यहाँ पर बनाओ शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट का, ये एक लंबा लाइन बनाओ, जो एवरेज है थोड़ा लंबा होगा, लॉन्ग रन है ना, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट तो इसलिए सबसे लंबा वाला, शॉर्ट रन एवरेज थोड़ा सा बड़ा, लॉन्ग रन मार्जिनल इधर से कट कर रहा है, शॉर्ट रन मार्जिनल इधर से कट कर रहा है। बट एक चीज आप देखो गौर से, जस्ट लुक एट द सिचुएशंस, कि सारा का सारा पॉइंट जो है ना, कोई बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है मार्जिनल रेवेन्यू से, सब टच करके निकला है। मतलब ये जो सिचुएशंस इधर बना है ना, एकदम नॉर्मल प्रॉफिट वाला सिचुएशंस बना है, बिकॉज नॉर्मल प्रॉफिट ही करता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस। हाँ सर, एक्सेप्शन है, हर चीज का एक्सेप्शन है। कोई बोलेगा सर डीमार्ट तो इतना प्रॉफिट किया है, हाँ सर, उसका मॉडल देखो, वो सिर्फ एक चीज नहीं करता, उसके साथ वो बहुत सारा चीज एक साथ बेचते हैं, डिफरेंट मॉडल का बिजनेस है, लेकिन ये एक कॉमन तरीका है सोचने का।
ठीक है, इकोनॉमिकली सोचने का, ये नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। बट अगर आप थोड़ा हटके सोचोगे तो नॉर्मल को भी आप एबनॉर्मल में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट नॉर्मली लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं। बट अगर आपका बिजनेस मॉडल एकदम टॉप लेवल का हो लाइक डीमार्ट, ठीक है, तो आप भी सुपर प्रॉफिट कर सकते हो। बट दैट इज नॉट अबाउट द थ्योरी, ठीक है। जो थ्योरी यही कहता है कि ये नॉर्मल प्रॉफिट करेगा लॉन्ग रन में, और ये रहेगा उसका ग्राफ। तो ये सर ये ड्रॉ करोगे तो हो जाएगा ना सर? हेलो विश्वजीत, अरिजीत बताओ, साहिल समझ में आ रहा है ना? शोमनीता Yes, sir. जाचे ओके। तो Yes, दिस sir. इज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फार्म। लॉन्ग रन में एक फार्म को क्या इक्विलिब्रियम सिचुएशंस मिलता है। अब आप एक चीज देखो कि इन द अबव फिगर इंडस्ट्री हैज डिसाइडेड द प्राइस ओपी। इंडस्ट्री डिसाइड कर लिया है कि भाई मेरा प्राइस पी रहेगा, तो ये ओ है, ये पी है। Over the same price and the same time farm is earning just normal profit, because at E1 this is the equilibrium. Long run marginal revenue, long run marginal cost, long run marginal average revenue and long run average cost सब एक लाइन में बैठा हुआ है, सब एक लाइन में बैठा हुआ है। इट्स काइंड ऑफ जैसे yesterday, I think yesterday or the day before yesterday लूनर एक्लिप्स था, जानते हो आप लोग, जिसको हम लोग बंगाली में या हिंदी में चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ग्रहण था, जानते हो सर? लूनर एक्लिप्स या फिर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, समझते हो? यस सर, परसों था। परसों था, हाँ, द डे बिफोर यस्टरडे। तो उसमें क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर डे में सोलर, वर्ल्ड एंड मून, ठीक है, तीनों सेम स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं ना, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि भाई सूरज का जो किरण चांद में गिरना था वो डायरेक्ट नहीं गिर पाते हैं, बिकॉज आप सबको पता है कि मून जो है वो सैटेलाइट ऑफ अर्थ है, और इसका रे जब इसका सब स्ट्रेट लाइन में आ जाए और सन और मून के बीच में अगर दुनिया आ जाए तो फिर इसका जो लाइट है इधर नहीं पहुंचता, तो इसमें ग्रहण लगता है। तो इसका कुछ अलग अलग साइंटिफिक रीजंस भी है, कुछ आपका मैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। तो बेसिकली सब स्ट्रेट लाइन में आ गया है सर, और ये नॉर्मल सिचुएशंस है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही पॉइंट है। प्राइस, लॉन्ग रन एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू, सब स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं सर एकदम। तो ये है आपका लॉन्ग रन। और एक चीज आपको यहाँ से याद रखना है, फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस टाइप में बड़ा पूछता है कि भाई लॉन्ग रन में एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फार्म कैसा प्रॉफिट करता है, तो सिंपल जवाब है सर नॉर्मल प्रॉफिट करता है। अगर आपको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ लिया तो फिर उसमें आपको इक्वेशंस पूछेगा कि LAR LAC क्या होता है, तो उसका इक्वेशंस क्या बनता है, तो LAR इक्वल्स टू LAC बनता है। या फिर और डेप्थ में जाए तो और क्या इक्वेशंस पूछ सकता है, ऐसे इक्वेशंस देगा, लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। जब इक्विलिब्रियम होता है तब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम आता है। बस ये सब समरी है, ये सब समरी है। तो हम लोग काफी अंत में आ रहे हैं सब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस का, लेकिन अभी थोड़ा और पेशेंस आपको रखना है, बिकॉज कुछ और इंपॉर्टेंट मुद्दे में बात करना है। थोड़ा पेशेंस रखो, जस्ट मिनट। सर पेशेंस है, आपको ऐसा क्यों लगता है? आप ही शायद इम्पेशेंट हो जाते हो। हाँ सर ऐसा नहीं है, एकदम हम इम्पेशेंट नहीं होते। इन द लॉन्ग रन फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट द मिनिमम फीजिबल कॉस्ट और मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो लॉन्ग रन का क्या क्या कंडीशंस परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस का होता है वो एक बार आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट है कि द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट द मिनिमम फीजिबल कॉस्ट, मतलब जितना कम में हो सकता है लॉन्ग रन में कॉम्पिटिटिव बिजनेस में ये किया जाता है। कंज्यूमर्स पे दी मिनिमम पॉसिबल प्राइस, कंज्यूमर ऑलवेज वही पे करेगा जो सबसे कम दाम होगा, वो कंज्यूमर का नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स इज पॉसिबल, मतलब एक प्लांट जो होते हैं, मतलब बिजनेस का जो प्लांट मशीनरीज जो भी आप उसमें यूज करो उसमें उसका फुल यूटिलाइजेशन होने का चांसेस है, और उसमें मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट इक्वल तभी होगा जब अपना प्लांट हो, अपना दुकान हो, आप उसको फुल यूटिलाइज करो, ठीक है। देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। फर्म्स कैन ओनली अर्न नॉर्मल प्रॉफिट जब एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू इक्वल होगा। फर्म्स मैक्सिमाइज प्रॉफिट जब MC इक्वल्स टू MR, बट लेवल ऑफ प्रॉफिट विल बी नॉर्मल। In the long run, LMC, LMR, price, LAR, LAC, SMC and SSC. That means long run marginal cost, long run marginal revenue, price, average revenue, average cost, marginal cost, average cost, सब straight line में आ जाते हैं। When LAC fall, अगर long run average cost गिरता है, LAC falls, मतलब LAC अगर LAC
ग्रेटर देन एलएमसी एंड व्हेन एलएसी राइजेस, अगर एलएसी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है, और जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बढ़ता है दैट इज एलएमसी अगर एलएसी से ज्यादा होता है, तो ये सिचुएशंस फुलफिल करना होता है लॉन्ग रन बिजनेस पे, अगर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस में सिचुएशंस नॉर्मल प्रॉफिट का हो तो, ठीक है। तो ये सिचुएशंस यहाँ पर आप देख लिए, ठीक है। जो ग्राफ मैंने आपको पहले ही समझाया, इस पर्टिकुलर जो कंडीशंस को आपने पढ़ा ना, इस कंडीशंस के साथ जस्ट एक बार इस ग्राफ जो है, ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ, इसको एक बार ना टैली करते हुए पढ़ना। दिस ग्राफ विथ दिस बिलो पॉइंट्स, दिस ग्राफ विथ दिस बिलो पॉइंट्स, ये जो पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, दिस पॉइंट्स, ठीक है, कंडीशंस। तो आपको अगर घर में जब रिवाइज करोगे तो कुछ भी मन में डाउट हो तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लो, ठीक है। और सर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, 2 सेकेंड्स का एक ड्रिंक्स, और फिर मैं आपको वो वाला पॉइंट समझाऊंगा। आप भी अगर पीना चाहते हो पानी तो पी लो थोड़ा सा, मुझे थोड़ा पीना है सर। ओके, सप्लाई कर्व ऑफ द फार्म इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। सप्लाई कर्व ऑफ द फार्म इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब इतना देर से हम लोग फार्म का बहुत कुछ देख रहे थे, अब हम लोग ना कॉम्पिटिटिव मार्केट में सप्लाई कर्व देखेंगे। ये परफेक्ट कॉम्पिटिशंस का एक एंड टॉपिक है, मतलब हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिशंस का पूरा का पूरा जो भी मेन पॉइंट्स था, एवरीथिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बस एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज सप्लाई कर्व ऑफ द फार्म इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट कैसा होता है। डिमांड तो समझ रहे हैं ना, तब से डिमांड तो देख ही रहे, बट इसका सप्लाई का क्या नेचर होता है और क्या सिचुएशंस में बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है, मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस को शट डाउन कब करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शट डाउन, ऐसे तो देखो नेगेटिव पॉइंट है, बट बिजनेस के जरूरत के हिसाब से जरूरत में बिजनेस को शट डाउन करना भी जरूरी होता है, बिकॉज हमेशा आप एकदम ओपन डाउन में रहना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो एमसी कर्व ऑफ द फार्म इज द फार्म सप्लाई कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है ना, वही उसका सप्लाई कर्व बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक सप्लाई कर्व बनाया गया है सर। ये सप्लाई कर्व जो है ना, ये देखो, ये रहा इसका मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड दिस सप्लाई कर्व इज आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल होते हैं सर, मतलब दोनों सेम होता है। तो अगर आपको पूछे कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में सप्लाई कर्व एंड मार्जिनल कॉस्ट आइडेंटिकल होते हैं, यस, द मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड द सप्लाई कर्व इज द सेम इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ओके, प्लीज ये सब पॉइंट का ध्यान रखना। अब ऐसा क्यों, थोड़ा वेट करो ना सर, ऐसा क्यों, हर चीज का क्यों है सर, और हर क्यों का जवाब है। ऐसा नहीं कुछ भी हवा में नहीं होता, ठीक है, पत्ता तक नहीं हिलता सर यूं ही। मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज कंसीडर्ड द सप्लाई कर्व ऑफ द फार्म। यहाँ पर आप एक बार ध्यान से देखो, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज द कर्व अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये रहा आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये रहा आपका मार्जिनल, ठीक है। ये है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी दिस वन इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस वन इज मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। दिस इज मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल एंड मार्जिनल, ठीक है। मैं ठीक कर देता हूं पूरा। तो यहां पर यही बोल रहा है कि जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है और ठीक उसके ऊपर वाला जो मार्जिनल कॉस्ट है, वही बता रहा है मार्जिनल कर्व अबव एवरेज इज कंसीडर्ड द सप्लाई कर्व of the perfect competitive firm, because when price is less than ABC, अगर किसी बिजनेस में प्राइस, बिजनेस का प्रोडक्ट का प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से कम हो, तो फार्म विल नॉट सप्लाई एनी आउटपुट एंड एक्चुअली शट डाउन। ये बात से एग्री करोगे विश्वजीत, स्निग्धा? अगर आप जिस पर्टिकुलर चीजों का बिजनेस करते हो, अगर उसका प्राइस आपका वेरिएबल कॉस्ट से भी कम होए, तो क्या आप वो प्रोडक्ट मार्केट में बेच के अपना बिजनेस को रन कर पाओगे? नो सर, नो सर, नॉट पॉसिबल। अगर एक मैगी पैकेट का ही बात क्यों नहीं कर ले, चलो मैगी पैकेट ही क्यों, हम आज वो बहुत कुछ में बात कर रहे थे। सपोज एक कोई भी एक ड्रिंक्स ले लो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कुछ देख पा रहे हो आप, ठीक है, ये जैसे कि कोई कोल्ड ड्रिंक्स है, तो सपोज मानो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स का डिब्बा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स या जो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सपोज इसका मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इसको जो बनाने का, सपोज दिस इज 100,
ठीक है। तो इसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज 100 एंड इसका प्राइस आप मार्केट में रखना चाहते हो 90, मतलब आपका कॉस्ट आ रहा है 100 और आप इसको सेल करना चाहते हो 90 में, तो क्या आपका बिजनेस सर्वाइव हो पाएगा? मतलब एक्चुअल में ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में, अब कोई बोलेगा सर वो 90 में ही बेच दे। सर पॉइंट देखो, ये भी एक ब्रांड है, दिस इज अ ब्रांड, दिस इज ऑल्सो अनदर ब्रांड, दिस इज ऑल्सो अनदर ब्रांड। तो एक मार्केट में एक चर्चा ऐसा है कि भाई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में 100 के आसपास ही बिकता है, थोड़ा उसका टेस्ट अलग हो सकता है, बट बेसिकली सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है ये 100 रुपीज बॉटल बिकता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये 90 रुपीज में बिकता है, आई एम सॉरी 90 रुपीज, ये 90 रुपीज, ये 90 रुपीज और ये भी 90 रुपीज, बट ये जो कंपनी है इसका कॉस्ट आ जा रहा है 100। तो ऐसा अगर ज्यादा देर तक कॉस्ट ऐसा आता जाएगा तो क्या ये जो कंपनी है दिस ए कंपनी, क्या ये कंपनी अपना बिजनेस को सर्वाइव करा पाएगा या फिर उसको शट डाउन करना पड़ेगा? हाँ विश्वजीत, शट डाउन करना पड़ेगा, शट डाउन करना होगा अगर ज्यादा देर तक ऐसा चले। इफ यू कांट फाइंड, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, उनका लेदर का बिजनेस है, उनका लेदर बन के वो आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी के फाइनल कर रहा है और उसका लेदर इंडस्ट्री है। तो लेदर ना वो जर्मन में एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो कल ही मुझे 3-4 दिन पहले मेरे साथ बात हो रहा था कि वो बोल रहे थे कि देखो सर, वो मुझे भैया कहते हैं कि भैया ऐसा हुआ है कि उसका जो मार्केट प्राइस है पर स्क्वायर फीट का होता है लेदर का, ठीक है, जो लेदर इंडस्ट्री होता है ना उसका कॉस्टिंग जो मेंटेन किया जाता है ना, उसका बेसिकली ना सर ये है, उसका कंपनी का साइट दिखा रहा हूं मैं आपको, MM लेदर, ये होगा, ये दिस इज MM लेदर, इंटरनेशनल, एक सेकंड, शायद मेरे से कुछ गलती हो रहा है नाम में। उसका बेसिकली ना सर वो जो इंडस्ट्रियल ये होता है ना, इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके लिए जो ग्लव्स का जरूरी होता है या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह में जिस तरह का काम होता है, बेसिकली इंडस्ट्रियल ग्लव्स का काम वो करते हैं। मुझे अभी उसका नाम थोड़ा सा मुझे कि स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको बस मैं एक चीज समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो लेदर है वो लेदर का ना स्क्वायर फीट के हिसाब से दाम होता है, ठीक है। ये देखो, ये लेदर का पेपर देख रहे हो ना, ये लेदर का जो पेपर आप देख रहे हो, ये लेदर का ना स्क्वायर फीट के हिसाब से दाम होता है। जस्ट लुक दिस, दिस इज द लेदर। अब ये लेदर का दाम होगा स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो इसका उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ रहा था मार्केट में पर स्क्वायर फीट 7 रुपीज, जहां मार्केट में बाकी कंपनीज दे रहा था 5 रुपीज। बाकी कंपनीज 5 टका में दे रहा है, स्पेशली चाइनीज कंपनीज बहुत सारा है कोलकाता में। तो चाइना कंपनीज, मतलब चाइनीज का बहुत पुराना है कोलकाता का, इंडिया का सबसे बड़ा जो चाइनीज पॉपुलेशन है वो कोलकाता में ही रहते हैं, और आज से नहीं सर, फ्रॉम दी बिफोर द ब्रिटिश पीरियड से रहते हैं। तो वो एक्चुअली इंडियन ही है बट दे आर फ्रॉम द चाइनीज डिसेंडेंट। तो वो लोग काफी अच्छा 5 रुपीज में दे रहा है। तो उसका मानना है कि सर ऐसा क्या हो गया कि मेरा 7 रुपीज हो रहा है। तो फिर उनको मैंने बोला कि भाई देख, कॉस्टिंग चेक कर, स्पेशली जो केमिकल यूज कर रहे हैं उसको चेक करके, केमिकल का जो यूज हो रहा है लेदर में, ये सब केमिकल से ही तो किया जाता है ना, तो जो केमिकल का प्राइस है क्या उसको मैनेज करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, ऐसा शेड निकलते हैं सर, ठीक है। तो उसने वही वाला चीज में थोड़ा सा ऑडिट किया, खुद से चेकिंग किया, तो देखा कि उनका जो मैनेजर था वो मार्केट से लो क्वालिटी केमिकल, या फिर जो केमिकल वो ला रहा था वो केमिकल दुकानों के साथ थोड़ा ज्यादा बदमाशी कर रहा था, अपना कमीशन खा रहा था, और प्रोडक्ट रेट ऑटोमेटिकली उसका बढ़ रहा था, और उसका मार्केट प्राइस 7 रुपीज आ रहा था। तो एक सिचुएशन हो गया था कि उनका पापा बोल रहा था कि अगर इतना बड़ा इंडस्ट्री बना के अगर ऐसा लॉस में बिजनेस करेंगे तो फिर इससे अच्छा है कि इंडस्ट्री बंद कर दो। फिर उन्होंने बोला कि भाई मैंने इतना पढ़ाई किया बिजनेस बंद करने के लिए थोड़ी, कॉस्ट अकाउंटेंसी पढ़ाई किया तो क्या बिजनेस बंद करने के लिए। तो एग्जैक्टली वही चीज अपने पापा के बिजनेस में उन्होंने खुदाई किया, और अभी उसका कभी 18 लाख का लॉस में डाल दिया उसका वो मैनेजर। रिसेंटली उन्होंने क्या किया, बिजनेस को फिर से ट्रैक में लाया और फिर से प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में। थोड़ा टाइम लगेगा बट दे मस्ट सर्वाइव, बिकॉज मुझे पूरा उम्मीद है वो अच्छा दिमाग वाला है और बहुत कॉन्फिडेंट के साथ काम करते हैं। आप समझ पा रहे हो ना सर? एग्जैक्टली दिस इज द एरिया कि अगर आपका बेसिक प्राइस लेवल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो जाए तो फर्म विल नॉट सप्लाई एनी आउटपुट एंड एक्चुअली शट डाउन। सर हर एग्जांपल आपको प्रैक्टिकली मिलता है और हर एग्जांपल्स को आप प्रैक्टिकली सोच पाते हो, और मैंने यहाँ पर कोई कहानी बनाया नहीं, मैंने आपको मेरा ही स्टूडेंट का बिजनेस का कहानी बताया। उसका साइड में आपको फिर कभी दिखा दूंगा। आज मुझे
किसी तरह का मिस्टेक हो रहा है नाम टाइप करने में, क्या नाम दिया, कोई एमएन में कोई दिक्कत हो रहा होगा शायद। ओके, तो एक बार ग्राफ देख लेना सर कि इसका जो ग्राफ है सप्लाई ग्राफ का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने तो देख ही लिया। अब मैं आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये मुझे बात करना है। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज देख लो कि ये सारा का सारा क्या है, ये आपका है डिमांड कर्व, ये D1 इट्स अ डिमांड कर्व, D2 D3 D4 चार डिमांड कर्व है। चार डिमांड ग्राफ में P1 प्राइस, P2 प्राइस, P3 प्राइस, P4 प्राइस, अलग अलग डिमांड ग्राफ में अलग अलग प्राइस। मतलब ये एक ही ग्राफ के अंदर अगर आप चार डिमांड ग्राफ ड्रॉ करोगे, और यहाँ पर आप जानते हो कि परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस सब सेम होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई प्राइस इक्वल्स टू डिमांड इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल, ये तो आप जानते हो। बस यहाँ पर अलग अलग D1 D2 D3 D4 अलग अलग डिमांड कर्व, और उसके ऊपर डिपेंड करके अलग अलग प्राइस लेवल बनाया गया है। तो जब प्राइस लेवल D1 है, अब यहाँ पर आपको बस एक चीज पे ध्यान देना है, जैसे जैसे आपका हर एक केस में आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व सबके साथ एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बना रहा है जहां जहां इसने कट किया। जैसे अगर हम P1 में बात करें तो ये रहा इसका इक्विलिब्रियम, अगर हम P2 में बात करें तो ये इसका इक्विलिब्रियम, अगर हम P3 में बात करें तो दिस इज इक्विलिब्रियम, अगर हम P4 में बात करें तो दिस इज इक्विलिब्रियम। क्या ये बात आप मानोगे? समझ में क्या आ रहा है? हेलो, हर एक केस का इक्विलिब्रियम समझ में आ रहा है ऐसा? स्निग्धा, साहिल बताना प्लीज कि हर एक केस में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो रहा है समझ में आ रहा है ना, कि प्राइस जब P1 एरिया है और डिमांड कर्व 1 में, P1 में मतलब डिमांड कर्व 1 जो है उसका प्राइस 1 जो है उसका प्राइस एरिया है, और जिस पर्टिकुलर एरिया में मार्जिनल कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू को नीचे से कट कर रहा है वही उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो P1 में और D1 में मतलब डिमांड कर्व 1 में उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये, और इसमें है ये, इसमें है ये, इसमें है ये, और इसका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो एकदम एवरेज करके जस्ट P2 मतलब P2 से लेके बेसिकली P1 में ही उसने टच किया। तो हम लोग जानते हैं सर कि जब नीचे से ऊपर से आता है उसको काउंट नहीं किया जाता, बस जिस पॉइंट में वो इसको टेंजेंट करके निकल रहा है, दैट मींस प्राइस 1 में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसके साथ इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो प्राइस 1 में उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और प्राइस इधर है, और अगर इससे नीचे प्राइस आ जाए जैसे कि ये एरिया, अगर P1 से भी नीचे प्राइस आ जाए और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उससे ऊपर रह जाए तो बिजनेस क्या करना होगा सर? इस एरिया में अगर आ जाए प्राइस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे हो जाए तो क्या करना होगा? प्लीज टेल मी। दिस इज द P1 एरिया, प्राइस एरिया बिजनेस का, प्रोडक्ट का, ये उसका वेरिएबल कॉस्ट का एरिया। अगर बिजनेस का प्रोडक्ट का प्राइस इस वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे आ जाए तो क्या होगा? प्लीज टेल मी सर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हाँ विश्वजीत, स्निग्धा, काजल बताना, नम्रता, अरे क्या होगा सर, कोई हो या नहीं हो? हेलो, अरे सर शट डाउन हो जाएगा। प्राइस जब लेस देन एबीसी हो जाता है तब क्या हो जाता है? बिजनेस शट डाउन हो जाता है ना, तो बिजनेस शट डाउन हो जाएगा, बस यही तो है, ठीक है। तो जब ये चीज आप ड्रॉ करोगे तो आपको यही देखना है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और प्राइस इक्वल हो रहा है, मतलब सावधान हो जाओ, ये आपको बेसिकली सावधान कर रहा है, मतलब बी कॉशस हियर। इस P1 में आपको बस कॉशस करना होना है, कॉशन पॉइंट है ये सावधान हो जाओ, बिकॉज इसके नीचे जाएगा तो शट डाउन हो जाएगा, या हो सके तो दम लगाओ और प्राइस को आगे बढ़ाते हुए चलो, ठीक है, जितना ऊपर जाएगा उतना अच्छा। और सिमिलरली एक सप्लायर के तौर पे जैसे जैसे आपका मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्म होता जाएगा, जैसे कि यहाँ पर फॉर्म हुआ है, ठीक इस तरह से, ठीक जिस तरह से मार्जिनल कॉस्ट को फॉर्म होना चाहिए, ये रहा आपका पहला क्वांटिटी आउटपुट, ये रहा आपका सेकंड क्वांटिटी, ये रहा आपका थर्ड क्वांटिटी, ये रहा आपका फोर्थ क्वांटिटी। तो जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा उसके हिसाब से आपका प्राइस के हिसाब से आप इसको जैसे बनाओगे, ये आपका क्या बन जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगा। और यही मार्जिनल कॉस्ट को जब अगर आप ऐसे एक्सटेंड करके बनाओगे तो दिस इज योर सप्लाई कर्व आल्सो, दिस इज योर सप्लाई, जस्ट आइडेंटिकल। तो इन द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट मार्जिनल कॉस्ट इज जस्ट आइडेंटिकल टू इट्स सप्लाई कर्व, और आपको पता है कि सप्लाई कर्व हमेशा
अपवर्ड स्लोपिंग ही होता है। तो इसका मार्जिनल कॉस्ट एंड इसका सप्लाई आइडेंटिकल होता है इन दी केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव बिजनेस। तो अल्टीमेटली क्या हम लोग यहाँ से समरी निकाल रहे हैं, तो एक बार इस ग्राफ को प्लीज प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो जो भी आपको थोड़ा बहुत भी डाउट लग रहा है, एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे तो वो जो भी आपके मन में थोड़ा भी शंका है कि सर थोड़ा खुद को देखना है, तो एक बार प्लीज जरूर करना। थोड़ा ट्रिकी एरिया चल रहा है। D1, D2, D3 and D4 are different demand curves. On each demand curve, AR, MR, price, P1, P2, P3, P4 are different price level on which Q1, Q2, Q3, Q4 is the equilibrium quantity supply because at all points MC equals to MR. हर point में MC equals to MR हुआ है। जहां जहां मार्जिनल कॉस्ट का मार्जिनल रेवेन्यू को कट किया है वो सब एरिया इक्विलिब्रियम एरिया है। जहां भी उसके नीचे प्राइस जाएगा वहीं पर बिजनेस शट डाउन हो जाएगा। पर प्राइसेस बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट द फर्म विल सप्लाई 0 यूनिट। अगर प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे हो जाए, दिस इज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लाइन, अगर प्राइस मेरा इससे नीचे हो जाए, सपोज P1 है ना, ये P.5 हो गया, P1 से नीचे 0.5 मान रहे, अगर आपका प्राइस P.5 हो गया तो आपका बिजनेस 0 यूनिट सप्लाई करेगा एंड हियर द फर्म इज अनएबल टू मीट इवन इट्स वेरिएबल कॉस्ट and when the price is P1 is equal to ABC and at the same time firm incurring losses equal to fixed cost, मतलब बिजनेस आपका धीरे धीरे फिक्स्ड कॉस्ट भी उठा नहीं पाएगा, तब ऑटोमेटिकली वेरिएबल कॉस्ट उठाना पहला काम है। अगर आप वेरिएबल मतलब डे टू डे एक्सपेंस उठाना अगर मुश्किल हो रहा है, जस्ट एक बार एक रियल एग्जांपल देख लो। सपोज एक फर्म अपना डे टू डे बिजनेस का एक्सपेंस नहीं उठा पा रहा है, ठीक है। सपोज ये जो आपका बिजनेसमैन है ये अपना डे टू डे एक्सपेंस को पहले उठाएगा, इसका दुकान का डेली चलाने का खर्चा, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, दुकान में किसी को रखा है तो उसका एक उनको कुछ पेमेंट करना होगा। अगर आप डे टू डे एक्सपेंस को नहीं उठा पाओगे तो फिर उसके बाद धीरे धीरे इस बिजनेस को बनाने के पीछे आपने जो 50,000 या 1 लाख का खर्चा किए थे, फिर उसका जो अगर आपने लोन लिया था लोन का इंटरेस्ट वगैरह आ जाएगा। तो पहले आप डे टू डे रनिंग का एक्सपेंस उठाओ, उसके बाद इसका फिक्स कॉस्ट को उठाओ जो आपने दुकान को बनाते हुए खर्चा किए थे। जिस दिन आपने वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दोनों उठा लोगे उस दिन आपका बिजनेस एक पॉजिटिव में आ जाएगा। लेकिन अगर आप डे टू डे एक्सपेंस को उठाने में नाकाम रहे, अगर आप फिक्स कॉस्ट को तोड़ने में नाकाम रहे, तो फिर आपका बिजनेस को क्या हो जाएगा, शट डाउन पॉइंट में आना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है सर, एज ए सप्लायर आपको ये चीज परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस में ध्यान देना है कि फर्स्ट योर अप्रोच शुड बी कि फर्स्ट आप अपना डे टू डे एक्सपेंस, जिसको आप लोग वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, डे टू डे एक्सपेंस मतलब वेरिएबल कॉस्ट, और उसके बाद आप अपना फिक्स्ड कॉस्ट को उठाओ। इन परफेक्ट कंपटीशन द फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट का अबव एबीसी हैज द आइडेंटिकल शेप ऑफ द फर्म्स सप्लाई का। तो दिस इज ऑल अबाउट सर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव बिजनेस का सप्लाई का। तो मैंने आपको वो सारा का सारा चीज बता के दिया कि जो चीज एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपको जरूरी है जानना, ठीक है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहो तो आप पूछ लो एक बार। कोई डाउट कुछ भी पूछना है रिगार्डिंग टुडेज क्लास, बताना सर एक बार। नो सर। नो सर, नो डाउट। ओके सर, ठीक है। तो फिर इसको घर में एक बार प्लीज गो थ्रू करो, और ये जो चैप्टर के एंड में जितना सारा क्वेश्चंस है, ठीक है, एक बार उसको प्रैक्टिस करो। फिर टेस्ट का अरेंजमेंट हो रहा है सर, आप लोग टेस्ट नहीं, नेक्स्ट वीक से मैं टेस्ट अरेंज करूंगा, तो आप लोगों का टेस्टिंग टाइम चालू होगा। मैंने बहुत आपको पढ़ाया, अब टेस्ट होगा चालू, ठीक है। तो एकदम टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ, मैं हर वीक में टेस्ट अरेंज करूंगा अभी, ठीक है। और जिनका जो भी टॉपिक बाकी है वो सब टॉपिक भी धीरे धीरे मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। ओके, चलो टाटा, बाय बाय सर। थैंक यू सर। बाय। Bye, sir. ओके, Bye, sir. बाय बाय।